नमस्कार मित्रों। प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की यह 24वीं और अंतिम कड़ी है। क्योंकि यह अंतिम कड़ी है, इसलिए भावुक कर देने वाली कड़ी भी है। क्योंकि आज यह एकाग्र हम लोग समाप्त कर रहे हैं, इसे विराम दे रहे हैं। जितने लोग जुड़े, सुनने वाले, बोलने वाले, वह अपने आप में हमारे लिए, हम सब के लिए बेहद सुखद है। कोशिश हर एकाग्र में यही रहती है कि इस तरह से पूरी बातचीत की जाए, उसकी रूपरेखा बनाई जाए कि वह व्यक्तित्व, वह सर्जक अपनी समग्रता में हमारे साथ आ सके। और फिर कुछ विलंब भी हो, कुछ अतिरिक्त कड़ियां भी हों, वह भी हमें स्वीकार्य है। क्योंकि बार बार एकाग्र तो होता नहीं। दूसरी बात कि हर एकाग्र को लेकर देर सबेर कहीं ना कहीं एक पुस्तक की योजना भी रहती है। ऐसे में हमारे पास इतनी सामग्री हो कि जब भी हम इस दिशा में सोचें तो हमें भरपूर सामग्री मिले और अलग अलग कोणों से मिले, अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई सामग्री मिले। तो हमें बेहद खुशी है कि इस एकाग्र में भी तमाम पक्ष सामने आ सके, हम सबके प्रिय रचनाकार प्रयाग शुक्ल जी के। और इस अवसर पर मित्रों, हम प्रयाग जी को सुनेंगे, उनकी रचना यात्रा को समझेंगे और एक लेखक किस तरह से बनता है, एक लंबी सर्जना यात्रा में किस तरह के पड़ाव आते हैं और रचनाओं के पीछे की अपनी कहानियां क्या होती हैं, इन सब पर प्रयाग जी अपनी बात रखेंगे। और उन पर केंद्रित इन 23 कड़ियों में जो बातें नहीं हुई हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे बातें हो। वैसी कई बातें हैं जो आप 24 क्या 50 कड़ियां कर लीजिए, 51 कड़ियां कर लीजिए, हर चीज नहीं ला सकते। एक भरे पूरे व्यक्तित्व को कुछ कड़ियों में सीमा उसको कहीं ना कहीं सीमित कर लेना आसान नहीं है। बस एक झलक दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। कोई पत्रिका का विशेषांक हो या इस तरह के एकाग्र हो, हर जगह कहीं ना कहीं यही कोशिश है। मित्रों, हम प्रयाग जी को सुनेंगे, मगर उसके पूर्व ऐसा करते हैं कि जो हमारे स्पीकर्स इस बीच प्रयाग जी पर बोले हैं, उनको भी सुनते चलते हैं। सुनते चलते हैं मतलब उनकी एक छवि देखते चलते हैं कि उनमें से कौन कौन लोग थे। और मुझे 1 मिनट का समय दें। प्रयाग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयाग शुक्ल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। और शीघ्र ही हम सभी लोग अधिक से अधिक आपको सुनना चाहेंगे। और उसके पूर्व एक कोशिश यह कर रहे हैं कि अब तक जो वक्तागण यहाँ पर आए हैं, उनका हम एक बार नाम ले लें और उनसे जुड़े जो कार्यक्रम के कार्ड बने उनको दिखा लें। उसके बाद फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी 1 मिनट का समय दें मित्रों। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह जो वीडियो है, वीडियो फाइल हमारे पास आ जाए एक बार पुनः, और हम अपने उन वक्ताओं का आभार व्यक्त कर सकें जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखी। जी मित्रों, ये हमारे पहले ही वक्ता रमेश दीक्षित जी 29 तारीख को आए। दूसरी कड़ी में त्रिलोकदीप जी आए, दिनमान से जुड़ी बातें की। तीसरी कड़ी में सुजाता शुक्ल आई
उन्होंने प्रयाग शुक्ल से जुड़ी बातें की। शर्मिला जालान चौथी कड़ी में, पांचवी कड़ी में मंजरी सिन्हा जी, उनके संपादक पक्ष पर इन्होंने बात की। छठी कड़ी में राजेंद्र उपाध्याय जी गहरे जुड़े हुए। सातवीं में विनोद भारद्वाज जी, जोशना बनर्जी आडवाणी। आठवीं कड़ी में पूनम अरोड़ा। नौवीं कड़ी सीरज सक्सेना बतौर चित्रकार, बतौर कलाकार अपनी बात रखी। 10वीं कड़ी में मेरी ओर से उनकी एक कहानी का पाठ हुआ। 11वीं कड़ी में उनके अनुवाद पर बात हुई जयश्री पुरवार जी की ओर से। 12वीं कड़ी में हरीश त्रिवेदी जी, जाने माने आलोचक, ने अपनी बात रखी। 13वीं कड़ी श्रुति लखनपाल टंडन जी। 14वीं कड़ी शंपा शाह जी, प्रयाग शुक्ल जी द्वारा लिखित जीवनी पर बात की। 15वीं कड़ी में मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी बात की। 16वीं कड़ी में बाल कीर्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्वागत। 17वीं कड़ी में सुनीरा कासलीवाल जी, उनके संपादक पक्ष पर बात की। 18वीं कड़ी में गीता दुबे, प्रयाग जी के उपन्यास लौटकर आने वाले दिन पर। संजू जैन 19वीं कड़ी में प्रयाग शुक्ल के कला समीक्षक पक्ष पर। 20वीं कड़ी गिरधर राठी जी के साथ। 21वीं कड़ी गोपेश्वर जी ने कल्पना और बद्री विशाल पित्ती जी के माध्यम से बात की। 22वीं कड़ी में अभिषेक कश्यप, उनके कला पक्ष पर। 23वीं कड़ी में कल गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। और आज की यह 24वीं कड़ी है और हमारे साथ स्वयं प्रयाग शुक्ल जी उपस्थित हैं। एक बार पुनः अभिवादन, स्वागत, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। शुक्ल साहब, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और आप मना ही कर रहे थे, आप संकोच में भी थे। जाहिर सी बात है, वह हमारी संस्कृति है कि संकोच होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा, और साहित्य के हिसाब से कहिए या कला संस्कृति की दुनिया को कुछ बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने आप पर यह एकाग्र किया, और आपके बहाने कई कई पक्षों पर बातचीत हो सकी। इसलिए मुझे लगता है, और मेरे साथीगण भी सहमत होंगे, कि किसी भी कड़ी में पुनरावृत्ति जैसी कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। आज भी जिस तरह से हमने तैयारी की है और जिस तरह से हमने आपसे अनुरोध किया है कि हम उन पक्षों पर बात करेंगे जिनको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और जिनमें से कई ऐसी बातें होंगी जो नवीन भी होंगी, स्वयं हमारे लिए और कई मित्रों के लिए भी। तो शुरुआत जब एक सर्जक की पर इस बातचीत से हम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम बिल्कुल आरंभ में चलें, क्योंकि सर्जक, कोई रचनाकार कहां से क्या सामग्री लेता है यह कहना बड़ा मुश्किल है, मगर इसको समझने के सूत्र भी उसके अतीत में ही हैं। जिन जगहों पर वह रहा, जिन परिवेश में रहा, जिन लोगों के बीच रहा, तो बिल्कुल अपने जीवन के आरंभिक दिनों में हमारे साथ चलें और हम सभी को ले चलें, और वहां से शुरुआत करें। प्रयाग साहब, जहां आपका गांव है, आपका जिला है, कलकत्ता है, जो अब कोलकाता है, और फिर क्रमवार हम लोग बात करेंगे। जी अर्पण जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जनसुलभ पुस्तकालय का सचमुच आभारी हूँ, सिर्फ अपने कार्यक्रम के लिए नहीं, बल्कि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुए और मैं भी देखता रहा हूँ, तो एक बड़ा काम इसको मैं मानता हूँ। आपने सही कहा कि मुझे संकोच था, पर ये भी बताऊं आपको कि जब ये कार्यक्रम शुरू हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे और ऊर्जा मिल रही, कि वो पक्ष खुलने शुरू हुए। मतलब मेरा जीवन मेरे ही सामने जैसे फिर से खुलना शुरू। तो मैं समझता हूँ किसी भी लेखक, कवि के लिए, कलाकार के लिए ऐसे कार्यक्रम, जैसे आपने ठीक ही कहा, पत्रिका का कोई विशेषांक हो, या कोई काव्य हो, या कोई पुस्तक हो, कुछ भी ऐसी चीज,
कहीं न कहीं तो उसको एक जीवनी शक्ति फिर से देती है। मुझे भी मिली है। वो और इसके लिए मैं सचमुच आप सबका आभारी हूँ। उन लोगों का, मित्र लोग, वो परिजन, वो परिजन जो मुझ पर बोले, उन्होंने दरअसल एक पूरे दौर को भी जैसे प्रस्तुत किया। वो स्वाभाविक था, क्योंकि मेरे बारे में बोलते हुए वो सारी चीजें आनी थी। सच पूछिए तो मुझे आपके इन कार्यक्रमों में इस चीज ने बहुत आकर्षित किया कि एक दौर खुलता है, एक समय खुलता है कि उस समय की हमारी साहित्यिक सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, संस्कृति की स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक जगत की स्थिति क्या थी। वो किसी न किसी रूप में चीजें खुलती ही जाती। मेरे बारे में भी जब कुछ लोग बोल रहे थे तो मैं बहुत चकित होकर भी इस बात को देख रहा था कि एक मेरा जीवन तो खुल ही रहा था किसी न किसी रूप में। वो चीजें भी खुल रही जिनसे मैं जुड़ा, और जिनसे मैं, मेरे प्रसंग से और भी लोग जुड़े। वो संपादक मैं जब कहीं रहा तो वो लेखक हूँ, मेरे पाठक हूँ, मेरे प्रियजन हो, तो ये आभार मैं पूरे मन से प्रकट कर रहा हूँ। उनको ही उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इन कड़ियों को सुना है, सिर्फ मेरी कड़ियों को नहीं। और आपके इस कार्यक्रम को सचमुच में एक बहुत आत्मीय कार्यक्रम अपने लिए और उन सब के लिए बनाया है जो उसमें किसी न किसी तरह से शरीक रहे हैं। वो स्वयं सर्जक हो, लेखक हो, कवि हो, कलाकार हो, या किसी और तरह से जुड़े हुए लोग। आप सबका बहुत आभार। अब जैसा कि अर्पण जी चाहते हैं और मैं स्वयं में चाहता हूँ कि मैं बहुत पीछे लौटूं, क्योंकि बहुत पीछे लौटना नहीं है, बल्कि ये भी कह सकता हूँ कि मैं आज में लौटूं, एक साथ पीछे और आज में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो पीछे का जो है वो मेरा आज का आज, उसके कारण भी मैं कहीं ना कहीं चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपने को भरा हुआ महसूस करता हूँ। कोई नई बात नहीं कह रहा। बचपन हम सब जानते, और जो जीवनियां मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत प्रिय हुई, जैसे कुरोसावा की जीवनी है, जैसे कि लुई बुनवेल की जीवनी, जैसे कि मार्केस की जीवनी है, आत्मकथा है। ये जो आत्मकथाएं, मैं जीवनी कह गया, इनमें से सभी आत्मकथाएं जो जिन तीन का मैंने उल्लेख किया, तो हम वहां क्या पाते हैं कि शुरुआत बचपन से ही हो। इसके अपने कारण, सिर्फ इतिहास के हिसाब से नहीं कि किसी व्यक्ति का जीवन कैसा रहा, उसने क्या किया, कहाँ से किन चीजों की शुरुआत हुई, पर इस रूप में कि उसने उस व्यक्ति के स्वभाव, उस व्यक्ति के काम काज में, उसकी रुचियों में, उसके संसार में क्या जोड़ा है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, फतेहपुर जिले का हमारा गांव तिवारीपुर, हुसैनगंज पोस्ट ऑफिस हुसैनगंज, अगर मैंने वहां बचपन के 4 साल न बिताए, 6 वर्ष की उम्र से लेकर 10 वर्ष की उम्र तक, तो मैं जैसा जैसा भी आज हूँ, अच्छा बुरा जो भी लिख पाया, कर पाया, नहीं कर पाया, वो सब कभी न। क्योंकि हुआ ये था कि 46 में मेरा जन्म तो कलकत्ता में हुआ, ये बात बहुत से लोग जानते हैं, फिर दोहरा देता हूँ। और वहां मैं 6 वर्ष की उम्र तक रहा। उसकी अपनी कुछ यादें हैं, वहां के बचपन की भी। 46 में क्या हुआ, कलकत्ता में दंगे हुए। ये वही समय है नोआ, जब कहा महात्मा गांधी नोआ खाली गए, और मेरे पिता को ये लगा कि ये लड़के जो हैं छोटे हैं, मेरे बेटे बेटियां, इनके लिए शायद ये ज्यादा बेहतर होगा कि मैं यहाँ, ये वातावरण पता नहीं कब शांत होगा, और हम इनको गांव भेज दें। तो हमको, मुझे और मेरी छोटी बहन चंद्रप्रभा और चंद्र किरण को, जो बहुत ही छोटी थी, मेरा छोटा भाई तो तब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, देवनारायण शुक्ल, उसका जन्म गांव में हुआ।
जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो मैं 6 साल का। अब मैं कह सकता हूँ कि आज तो शायद वो दिन नहीं है। हमारी नदियों के, हमारे तालाबों के, हमारे बागों के, हमारे पर्यावरण के, पर तब थे। उस गांव का हमारा इमली का पेड़, रात को मोरों का बोलना, गंगा नदी का वो पानी जिसमें अंडमान निकोबार में जब मैंने देखा था कि आप समुद्री पानी के नीचे से कोरल देख सकते हो, वैसा पानी मैंने असनी नाम के गांव में, जो हमारे घर से कोई 3 किलोमीटर। और वो तालाब जहां मैं तैरता था, वो फल फूल जो मैंने चखे, जिनसे गहरा परिचय हुआ, वो गिलहरियां, वो तितलियां, वो चिड़िया, वो बर जिनको हम पकड़ने की चेष्टा करते थे, और आकाश कई तरह के, और वो बारिश कभी भूलती नहीं। और वो रातें जब हम सब छोटे भाई बहन रात को, गर्मियों की रात में छत में पानी पानी डालकर उसको ठंडा कर दिया जाता था, और हम सब वहां सोते थे और तारों को देखते थे। कोई हमको कहानी सुनाता था, तरह तरह की मन में कल्पनाएं जागती थी। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो तारों भरा आकाश अब नहीं दिखता। होगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं चला गया। मैं उन लोगों भी नहीं हूँ जो विस्मृत हैं। मैं विस्मृत नहीं रहा, मैं खाली याद कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ और बहुत गहराई से मानता हूँ कि मैं पुराने जमाने के हिसाब से बात नहीं कर रहा, एक पुराने जमाने के आदमी के हिसाब से। क्योंकि ये जमाना तो आज भी है, मेरा है। आज के बच्चे भी, वो भी तो मेरे जमाने के हैं, उनसे भी मेरा संवाद है। जो भी जैसी स्थितियां हैं प्रकृति की, नगरी नगरी किसी नगरी की जो नागर चीजें हैं, सभी से मेरा संबंध है, आज भी है। कई चीजें आती चली गई की भी याद करूंगा। पर उसकी याद इसलिए करता हूँ कि वो जैसे कोई जड़ जैसी चीज होती है ना। आप बीज डालते हो, फिर अंकुर पनपता है, फिर फिर जड़ें उगती, जड़ें और गहरी। तो मेरे उन वर्षों ने मेरे जीवन में कई जड़ों को बहुत अच्छे से बसाया। वो बसाहट इतनी गहरी, मैं आपको क्या बताऊं। अब आप देखो, ये भी मेरे जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है। इसीलिए मैंने कहा कि पीछे जाऊं कि नहीं जा रहा, आज मैं भी जा रहा हूँ। अभी घंटा भर पहले मैं अपर्णा विदेसारिया की प्रदर्शनी देखकर लौटा हूँ, बीकानेर हाउस। घंटा भर पहले घर पहुंचा। अब वो बरगद को लेकर काम करती, बहुत सुंदर काम करती, प्रदर्शनी बहुत सुंदर है। तो उसको देखते हुए मुझे तो फिर से वो अपना गांव याद आया ना, वो बरगद याद आया, जिसको इतनी नजदीक से मैंने देखा, जिसकी छाया में मैं खड़ा हुआ, जिसकी बारिशों से अपने को बचाया है, जिसमें ये सुना था कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। उस उस भय से गुजरा हूँ, फिर उस भय से कैसे पार पाया है, वो असंख्य कहानी। पर अभी तो केवल ये बात कि प्रकृति से जो बहुत गहरा नाता बना और आज तक बना हुआ है, और तब जो प्रकृति की चीजों को देखना सीखा, तब उनसे जो संबंध बनाया था, तब उनसे जो मिला था कि आपको फूल की सुगंध, फूल के रंग, आपको पत्तियों के रंग, आपको पत्तियों का सूखना, आपका पत्तियों का हरा होना, आपका बौरों को देखना, फिर बौरों से आम का आना। असंख्य है वो बातें, असंख्य है। वो मेढक रात को टर्राने वाले, वो गांव में जब हम तैरते थे, आज तो देखिए कितनी सावधानी से बच्चे पलते हैं। मैं वो दिन नहीं भूलता जब हमारे पैर में जोंक चिपट जाती थी और खून निकलने लगता था, फिर भी हम तैरना और तालाब में जाना नहीं छोड़ते थे। और बगल में, जिसको पनिया सांप कहते हैं, सच सच्ची घटना है, और बहुतों की इसके साथ घटी होगी जो वैसे सरोवरों में तैरे हैं, कि बगल में, क्योंकि हमको बता दिया गया था कि ये पनी पानी का सांप, इसमें विष नहीं होता, या होता है तो बहुत थोड़ा सा। तो हम कुछ निर्भीक से भी हो गए थे। फिर वो डोंगी का बनाना, मैं आपको बताऊं, बचपन में मैंने इतनी चीजें बनाई हैं, इतने घर बनाए, वो ईंटें कहीं से इकट्ठा करके कि बाग में एक छोटी सी झोपड़ी तक बनाई गई, जहां हम बैठ जाते थे, उस पर पत्तों की छाया करते थे, और हमारे दोस्त भी उसमें आकर बैठ जाते थे। फिर हम वहां बैठकर कुछ खाते पीते थे।
हमको लगता था हमारा एक ये संसार है, और वो था। एक तो ये था कि पिता कलकत्ता में थे, हमारी पुस्तकों की दुकान थी कलकत्ते में बड़ी, ये आप में से बहुत तेरे जानते होंगे। तो उस दुकान में उनको रहना होता था, संयुक्त परिवार की दुकान थी। वो आते थे गांव, मेरे रहते हुए भी आए, जब मैं 4 बरस वहां रहा। और लेकिन वैसा नियंत्रण नहीं था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी तब गांव में थी, जिनसे मुझे माँ का जैसा प्यार मिला है, तो मैं कभी भूला नहीं। उनको लेकर भी एक कविता है, क्योंकि एक बड़ी सुरक्षा थी उनका वहां होना। 18 वर्ष की उनका उम्र में उनका विवाह हो गया, लेकिन जब तक इस बचपन में वो मुझसे बड़ी मेरे साथ रही। तो क्या बताऊं आप, वो दिन, मतलब आज मैं सोचता हूँ कि धनिया हो, पुदीना हो। अब मैंने फिर देखिए कहा आज भी जुड़ता है, तो जोड़ रहा हूँ, सब कुछ जुड़ रहा है। और कितना बड़ा ये संयोग है। मेरे साथ श्रुति टंडन जी भी उस प्रदर्शनी के लिए गई, तो जब हम लौटे तो उनका घर पहले पड़ता है, तो पहले उतरी और उन्होंने कहा रुकिए, आपको पुदीना देना है, इसकी महक बहुत सुंदर है। और वो एक ऐसी प्रजाति का है कि अगर आप उसको दो दो पत्तियां डाल दो उसकी किसी गिलास में पानी भर करके, तो आप उसका स्वाद लेना। तो फिर से देखिए, अब वो पुदीना और आज का पुदीना, तो ये कहाँ से चीजें जुड़ती, जब उनको आप बहुत गहराई से देखते हो, उनको सराहना सीखते हो, आप उनसे प्रेम करना सीखते हो। वो मेरे साथ आज तक चल रही है प्रकृति। और सुबह उठ करके हम क्या करते हैं, मैं आज भी क्या करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं अकेला ही नहीं करता। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक बहुत सुंदर घास का मैदान है, लॉन्स है। वो लॉन लोग कहते हैं, पर मेरे लिए तो मैदान ये काफी बड़ा है। उसके 5 चक्कर मैं लगाता हूँ तो 1 किलोमीटर हो जाता है, रोज जाता हूँ। अब वहाँ ये चीज कहाँ से आई है आज तक, कि मैं किसी घास पर गिरी हुई पत्ती को देखता हूँ, कोई चिड़िया चल रही होती है उसको देखता हूँ, चींटियां कहीं दिख जाती हैं और रुक जाता हूँ, फूल, जितने फूल दिखते हैं रोज सुबह उनको देखता हूँ, उनके रंग देखता हूँ। तो मुझे मेरे बचपन ने ये सिखाया, क्योंकि अगर उतनी गहराई से मैं इन चीजों से नहीं जुड़ता और उतनी स्वतंत्रता से नहीं जुड़ता, कि आंधी चल रही है, अब मैं उसकी भी याद करता हूँ, लू चलने लगती है, तो अब तो हम घरों में रहते हैं, एसी भी है, सब कुछ है। पर वो दिन याद आते हैं जब हम, लू चल रही होती थी और हम आप बाग में चले जाते थे कि आम झड़ रहे होंगे, और सबसे पहले हम उनको उठा लें, हम बीन लें, कोई और ले जाएगा, या हमारे ही परिवार का और कोई ले जाएगा, क्योंकि वो तो संयुक्त परिवार का बाग था, बहुत बड़ा था। अब देखिए फिर से ये बात और याद आई, जो हमारी पीढ़ी को उनको अचरज नहीं, पर नए बच्चों को होगा। मुझे स्वयं आज होता है, देखिए आज तो मैं जहां से बैठा हुआ बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी की तस्वीर मेरे ऊपर है, जो 1 महीना पहले हमको जो छोड़कर चली गई, ज्योति जी, मेरी बेटी, 2020 में। इस घर में मैं, इस फ्लैट में मैं हूँ और तिथि, और लोग भी आते आते रहते हैं। एक लड़का है सुबह वो भी आता है, मिनाल आता है, पड़ोसी हैं, मिलने वाले आते हैं। पर एक तरह से चीज लगती तो है कि वो व्यक्ति जो 15 साल की उम्र तक कम से कम 60 लोगों के बीच में रहता था, कम से कम 60, कलकत्ते वाले घर में भी और गांव वाले घर में। मेरे पिता, उन तो उनके एक सगे बड़े भाई और 5 सौतेले भाई, 7 भाई। तो एक बहन जो नहीं रही थी, लेकिन हमारे फूफा ने जब दूसरा विवाह किया, तो हमारी वो वही बुआ थी। हमको तो बहुत बाद में पता चला कि हमारी जो सचमुच बुआ थी वो हम अब नहीं है, वो कोई और थी। उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी, लेकिन उन बुआ के यहाँ तो मुझे लगता था कि यही हमारी। और हम सब भाई बहन चचेरे, और फिर मतलब मेरे पिता के 7 भाई, उनकी संतानें,
फिर उनकी भी संतानें जो हमारे रहते हुए थोड़ी हुई। तो एक गजब का संसार था, घर में काम करने वाले, आने जाने वाले पड़ोसी, साथ तो हम रहते थे। उस घर में जो हमारा घर था गांव में, अब नहीं है, खंडहर हो चुका है, क्योंकि उसके उसमें एक समय रहने वाले लोग अब कहीं कहीं चले गए हैं, कोई विदेश में है, कोई जिनको मैं भी अब नहीं जानता, जिनके साथ खेला करता था, वो कहाँ होंगे। कभी कभी कुछ खबर मिलती है, कभी कोई अचानक भी मिलता है, कभी कभी ये भी लगता है, और मैं उस बात को बहुत, उसके लिए सच पूछिए तो मैं बड़ा सा एक उत्सुक सा रहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन में या फ्लाइट में या बस में कोई मेरे बगल में आकर बैठ गया है और वो मेरे परिवार का। फिर वो मुझे अपने परिवार का लगता। एक चीज ये भी सीखी, उन्हीं दिनों से सीखी, ये जो मिलजुल कर रहना है, ये जो साथ रहना, ये जो ये जो ये जो साथ रहना है, जो मनुष्य के साथ मनुष्य का। एक बार मैंने स्वामीनाथन जी से एक सवाल किया था, आप जानते हो मेरा उनसे कितना ज्यादा साथ रहा है, उनसे मुझे कितना कुछ मिला है, उनकी जीवनी लिखी है। उनकी बात भी बचपन से जोड़कर ही कर रहा हूँ, क्योंकि उस पर भी आऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हैं। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि स्वामीनाथन कोई बहुत गहरी वैचारिक बात कहेंगे, और मैं उसको नोट करूंगा, फिर रिपोर्ट करूंगा, और लोग चकित होंगे, देखो प्रयाग के कारण हमको ये बड़ी एक दार्शनिक बात जानने को मिली। स्वामी थोड़ी देर चुप रहे, फिर मेरी ओर देखा, और उन्होंने 2-3 बार, मुझे अपने छोटे भाई जैसा ही मानते थे। क्या बताऊं, अब फिर उसमें चला जाऊंगा तो एक दूसरी दशा हो जाएगी, इसलिए भी रुकता हूँ। स्वामी प्रसन्न, पर उन्होंने कहा तो बीड़ी सुलगाई, बीड़ी पीते थे, और मैंने भी उनके साथ बहुत बीड़ी पी है आगे चलकर। तो उन्होंने कहा, अरे तुम पूछ रहे हो, तो मनुष्य बनाता है, मनुष्य गाता है, मनुष्य रचता है, मनुष्य कुछ भी करता है, और मनुष्य को ही संबोधित होता है। संबोधन शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे लगा ये कितनी गहरी और खरी बात कह रहे हैं। मैंने उसका एक और अर्थ लगाया, और आज तक लगाता हूँ, कि फिर हमारा अगर मनुष्य से मनुष्य का संबंध खरा है, अगर वो संबोधन आपका खरा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको खरा जवाब ना मिले। कुछ तो मिलेगा जो खरा होगा, क्योंकि वो मर्म को छूता है। खरा संबोधन बराबर मर्म को छूता है। तो फिर वो मेरे लिए, ये तो बहुत बाद में मंत्र बना, स्वामी का कहा हुआ, मैंने चौंक कर पहचाना, ये तो मेरे भीतर था, ये हम सबके भीतर होता है। नहीं तो कैसे मेरी दोस्तियां बनी थी त्रिलोकी रमन, मेरे मित्र त्रिलोकी रमन द्विवेदी, जो अभी मुझे छोड़कर गए, 85-86 साल की उम्र में, किसान थे, और जिनके साथ उन 4 वर्षों में मैंने न जाने कहाँ कहाँ की, आप आसपास के गांव की यात्राएं की होगी। हमारे गांव में वो तो सुंदर चीज लग रही है कि अब मैं फतेहपुर फोरम से भी जुड़ा हुआ हूँ, और फतेहपुर फोरम अब उस अखनई झील को, उसके पुनरुद्धार में वहां बहुत कुछ हो रहा है। देखिए कैसे जुड़ती जा रही चीजें उस उन दिनों की और आज की, और किन किन इसी प्रसंग से। तो वो जो अखनई झील थी, वहां के कमल ताल, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैंने बादशाह जी की असाध्य वीणा पढ़ी, और उसमें ये पंक्ति आई, चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप या छाप। अरे मैं अखनई पहुंच गया। मैंने कहा, यह दृश्य कितना देखा हुआ है, वो कमल के पत्तों से उड़कर जाते हुए पक्षी, न जाने कितने बार देखे होंगे। चोर पैर द्रुत धावित, देखिए क्या पंक्ति लिखी है वैसे, चोर पैर। और अभी आपसे कह रहा था कि सुबह देखता हूँ चिड़िया को, कल भी एक तस्वीर उतारी, मुझे लगा कि वो उड़ जाएगी, तो मैंने क्रम बदल लिया, मैं चोर पैरों वाला हूँ, बिल्कुल एक चोर की तरह, और उसकी तस्वीर में खींच सका कि उसको पता ना चले, इतनी इतनी आसानी से, इतने आहिस्ते। अब इन बातों को और दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि इनका मर्म आप तक पहुंच चुका है, मैं जानता हूँ।
अब मैं लिखने के प्रसंग में आता हूँ कि मेरे लिखने से मेरा गांव कैसे जुड़ा हुआ है। तो मेरे बाबा राजा राम शुक्ल अपने अ, इलाके के एक प्रतिष्ठित नाम जमींदार बाद में बने, और गोपालपुर नाम की का गाँव थी, कुछ और जमींदारी। तो उनको वहाँ लोग बहुत चाहते मानते भी थे, क्योंकि भिन्न प्रकार के जमींदार थे, उदार जमींदार। तो और मेरे पिता और मेरे उनके पिता के बड़े भाई सबका भी बड़ा सम्मान था। उस नाते भी हम लोगों को भी बहुत कुछ मिलता था कि भाई उस परिवार के हैं। तो राजा राम शुक्ल जी जो मेरे बाबा थे, उनकी दोस्ती थी जगमोहन नाथ अवस्थी से, जो लालीपुर गांव में रहते थे और आशु कवि थे। और रमानाथ अवस्थी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनसे फिर मेरा भी परिचय हुआ। गांव में रहते हुए नहीं हुआ था, जब मैं दिल्ली आया तब हुआ था। आकाशवाणी में रहे और रघुवीर साह के मित्रों में थे, और उनको मैंने इसी रूप में जाना। फिर वो लोग हमारी भी भेंट कई बार हुई। फिर ये भी हुआ कि असगर बजाज जो फतेहपुर के हैं, और किसी बहुत सुखद संयोग से उसी पार्श्वनाथ परिसर में रहते हैं, नोएडा में, जहां मैं रहता हूँ। हमारी भेंट होती है। तो एक बार हम लोग लालीपुर गए, मैं भी उसी श्रद्धा के साथ गया कि जगमोहन नाथ अवस्थी जी का गांव, और रमानाथ अवस्थी जी के नाम की हमने एक पट्टिका वहां लगाई, क्योंकि असगर ये देख कर आए थे हंगरी में, जो मैंने भी बाद में देखा। मैं भी हंगरी गया हुआ, और बुडापेस्ट। तो वहाँ लेखकों के नाम की, मान लीजिए खाली इतना लगा दिया जाता है, ये लेखक अमुक समय आ रहा। इतनी सुंदर बात। बहरहाल तो वो जगमोहन नाथ अवस्थी जी आए, हमारे यहाँ आते रहते थे। तो एक दिन मेरे बाबा ने कहा कि इन बच्चों के नाम पर कविता लिख दो। तो अब वो पंक्तियां तो याद नहीं रह गई, लेकिन उन्होंने मेरे नाम पर एक कविता लिखी, फिर मेरी बहन के नाम पर एक कविता लिखी, फिर और बच्चों के नाम पर एक कविता लिखी। मैं एकदम चमत्कृत हो गया। बोले कि ये क्या चीज, इतनी एक संगीत महता के साथ मेरा नाम ये कैसे जुड़ता चला आ रहा। और ये देखिए, फिर बार बार चीजें आज से जुड़ेंगी। जब मैंने कहा मैं पीछे भी लौटूंगा, और आज का भी। अभी मैंने कल ही जोशना बनर्जी अडवाणी के पुत्र अक्षर के लिए, जो मेरा दोस्त है, 9 बरस का है, मेरी बड़ी दोस्ती है, उसके लिए मैंने कविता लिखी है। और ये मैं अब क्यों करने लगा हूँ, उनकी याद आ, जगमोहन अवस्थी। और तब मैंने सोचा था कि क्या कभी ऐसा होगा कि मैं भी चाहने पर कोई कविता लिख सकूं। आज इसकी बड़ी खुशी कि वो संभव हुआ है, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा है। तो उनको याद करता हूँ, बाबा को याद करता हूँ। तो उन्होंने जब ये कर दिया, तो मैं तुक तुक मिल बैठाने लगा, जैसे कि बच्चे करते हैं। फिर वो किसी दूसरी तीसरी क्लास में होगा, तो मेरे स्कूल में एक फंक्शन हुआ, और उसकी मुझे बड़ी अच्छी याद है कि मेरे पिता संयोग से गांव आए हुए थे। तो उनको ही वहां पर प्रधान अतिथि बनाया गया, और उनके हाथ से ही मुझे पेंसिल, 3 4 पेंसिलें, कुछ कलर या वैसी मिली। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी निधि थी। इसका मतलब मैं कुछ ठीक काम किया है। अब इसके बाद मैं कलकत्ता पहुंच जाता हूँ, क्योंकि वहां की भी किशोरावस्था बहुत जरूरी है बताना कि उससे मुझे क्या मिला है। उससे ही बहुत कुछ मिला है। तो आप ये समझ सकते हो कि वहाँ गांव से एक लड़का जो तैर रहा है तालाब में, पानी वाले सांपों के साथ। पानी साफ है, पर है तो उसमें रंग तो उसका मिट्टी वाला ही है ना। तो वहां वो उस दुकान में पहुंचता है, न्यू मार्केट की दुकान। और उसको वहां के पास के लाइट हाउस में ले जाया जाता है, जहाँ एक काउंटर है, और तरह तरह के वहाँ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स सजे हुए हैं। और वो अंग्रेजों के जमाने का है, और कालीन बिछी हुई है। अब तो वो लाइट हाउस भी वैसा नहीं रह गया। तो और झोंका आया, बड़ा तेज झोंका उस समय एसी का। कहीं और तो कहीं बहुत कम जगह में हुआ करता था। तो मैंने कहा ये क्या है। अंदर गया, वो कालीन, तस्वीरें, मतलब तमाम हॉलीवुड के एक्टर्स की, उस जमाने की, चार्ली चैपलिन। मैंने कहा कि मैं किस जगह आ गया हूँ। अपनी दुकान में गया, तो बहुत दिनों तक तो बहुत अचरज में ही रहा कि मैं आ कहाँ गया हूँ। और ये सच सच पूछे तो ये मन में इच्छा रहती थी कि वहां लौट जाऊं, यहाँ मैं क्यों आ गया हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है।
तब मेरी उम्र 11 बरस, पर फिर भी ऐसा लगता था। फिर वहाँ रानी रासमणी हाई स्कूल नाम के उसमें स्कूल में, जो बंगला माध्यम का स्कूल था, हम भाई बहनों को भर्ती कराया गया। और रानी रासमणी हाई स्कूल में रहते हुए वहाँ बंगला माध्यम भी था। शायद तो एक बार कुछ समय तक मैं बंगला वाली माध्यम वाली कक्षाओं में बैठा भी था। फिर पिता को लगा कि ये हम घर में दिन भर हिंदी बोलते, नहीं हिंदी नहीं, उसकी याद करनी भी जरूरी, हम बैसवारी बोलते। बैसवारी जो उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर और कानपुर की अवधि से ही संबद्ध भाषा है। तो हम वो बोलते थे और हिंदी बोलते ही थे, क्योंकि सभी तो खड़ी बोली देते थे। बंगला के प्रति आकर्षण हुआ थोड़ा बहुत। तो मैंने, जैसा होता है बच्चों में कि दो चार वाक्य सीख लिए। फिर स्कूल में गया तो एक दिन एक हमारा सहपाठी, हमने, हाँ, घर में हमने मिश्रण जी की, क्योंकि मेरे पिता को काफी शौक था। ये बताना जरूरी है कि गांव वाले घर में मुझे बहुत सी चीजें वहां रखी हुई दिखाई पड़ी, जो बाद में फिर मैं जब गर्मी की छुट्टियों में जाने लगा कलकत्ते से गांव, तब पढ़ी थी। शरद बाबू, रविन्द्रनाथ, वहीं के पढ़े, वहीं मैंने पढ़े हैं ज्यादा, उस उन उन दिनों में, जब मैं 14-15 साल का था। फिर हम, हाँ, ये बताना जरूरी है कि गांव से नाता टूटा नहीं, वो तो बहुत बाद में टूटा। हम दशहरे की और गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, और फिर वो सब रिन्यू हो जाता था। फिर त्रिलोकी मिलते थे। फिर हम उनकी साइकिल में और अपनी साइकिल में लोटा डोर बांध कर निकल पड़ते थे, और कुओं से पानी खींचते थे और पीते थे। और अचानक किसी गांव में पहुंच जाते थे, और मेरे साथ एक सुविधा थी, एक पासपोर्ट जैसा था कि ये राजा राम शुक्ल के नाती हैं। तो वो एक दूसरी तरह का सम्मान और प्रेम मिलता था। अच्छा, वहां से आए हैं, उनके परिवार के, तो आपको बैठाया जाता था, आपके लिए वो एक अच्छी चीज भी हुई कि लगा कि भाई इन लोगों ने कुछ किया है होगा, तभी तो ये इनको ये मान मिल रहा है। तो सच बताऊं आपको, तो कुछ करने की इच्छा और प्रेरणा भी शायद अनजाने वहीं से हुई हो कि कुछ करो कि तुमको भी प्रेम मिले। तो खैर, प्रेम तो मुझे बहुत मिल रहा है। अब बल्कि मुझे, आप ये बताऊं आपको, आजकल मेरी हालत ये है, मैं तिथि से कहता रहता हूँ और अपने बच्चों से, बेटियों से, बेटी से, कि ये जो प्यार मिल रहा है, पता नहीं ये, मैं इसको लौटा नहीं पाता उसको, उसको लेकर बड़ी उलझन मेरे मन में रही। इतना प्यार, इतना प्यार, इसका कैसे चुकाऊंगा इसको। तो कुछ किया होगा, इसका थोड़ा संतोष है। बहरहाल, तो वहाँ वो हम बैसवारी बोलते थे, लेकिन घर में प्रेसिडेंट जी की चीजें थी, और उन्होंने मुझे बहुत आकर्षित किया भारत भारती ने, क्योंकि वो कोई ना कोई पढ़ता था। बाद में तो हमने ही पढ़नी शुरू, जयद्रथ बट, भारत, ये भारत भारती। तो एक दिन एक लड़का निहार लेकर आया, शायद 6वीं कक्षा में। तो मैं एकदम चौंक गया। महादेवी जी की पुस्तक देख करके उसने भी पढ़कर सुनाई, पता नहीं वो कहाँ से लाया था, पर उसको लाना मैं कभी नहीं भूला। मैं इस पर लिख भी चुका हूँ। मेरी जो एक किताब है, यानी कई वर्ष, उसकी उसकी लंबी भूमिका में सारी बातें आई हैं कमोबेश। जगमोहन अवस्थी जी का भी जिक्र है। तो मैंने सोचा कि ये कौन सी हिंदी भाई, मैं तो बैसवाड़ी जानता हूँ, मैं खड़ी बोली जानता हूँ, मैं मैथिली जी की हिंदी जानता हूँ। ये ये क्या है। अब उसकी पंक्तियां तो याद नहीं रहेगी, लेकिन इससे कुछ पंक्तियां जो महादेवी जी की याद है हम सबको, वो तो बिहार की नहीं है पर याद तो है। जाने कि अभी याद आ जाएगी। जाने कुन सदियों को लेकर लहराती आई मद बयार, ऐसी एक पंक्ति ये मुझे बहुत प्रिय है। जाने किस जीवन की सुदिले, वो नहीं कह रहे कि पुनर्जन्म की बात हो रही, किसी जीवन की में कई जीवनों की बात हो रही। जाने किस जीवन की सुदिले, लहराती आती मद बयार, ये पंक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो वो फिर मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा तो कमाल है। तो हिंदी की जो फिर दुनिया मेरे लिए खुली,
फिर मैं एकदम सीधे गेज पर आ जाता, क्योंकि उसने हमारे जीवन में कुछ बदला था। हम भाई बहनों, हम 4 भाई बहनों की एक मंडली बनी थी, जिसकी याद अभी उस दिन राठी जी ने, राठी जी मेरे मित्र, मेरी छोटी बहन किरण के पति चंद किरण राठी के, उन्होंने याद की थी इसकी, कि जो हम सब भाई बहन लिखने पढ़ने वाले थे, और उसकी याद मैं इस रूप में करता हूँ कि मेरे बड़े भाई राम नारायण शुक्ल, जो खुद इतने अच्छे कहानीकार थे, और मेरी छोटी बहन चंद्रप्रभा और चंद्रकिरण और मैं, तो हम लोगों का एक अपना मंडली सी बन गई कि भाई ये हम पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास हाथ लगा। अब जैसे निहार ने एक दुनिया खोली, आगे की फिर और चीजें। फिर मैं 15 बरस का था तो लाइब्रेरीज में जाने लगा। तब तक लिखने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी हो गई थी, और उसकी भी एक सुंदर सी कहानी है, आपसे साझा करता हूँ। तो वहाँ दैनिक विश्वामित्र का नाम का अखबार जो तब भी निकलता था, अभी भी निकलता है, तो उसका जो प्रेस और ऑफिस था हमारे घर से बहुत दूर नहीं था। तो कभी किसी प्रसंग में उधर से गुजरते थे, तो मुझे उस जमाने में बहुत लोगों को याद होगा कि वो जो अखबारी स्याही हुआ करती, या स्याही मात्र उस समय की, तो स्याही से लिखते थे और कलम से लिखते थे। तो वो उसका उसका एक अपना जबरदस्त आकर्षण, बहुत खींचती थी आपको। फिर अखबार आता था, तो मैं लिखता तो था ही, लिखने लगा था वही तुकतान कुछ। तो एक दिन मेरी इच्छा हुई कि मेरी कविता भी छप जाए। मैं, किसी ने बताया तुम वहां चले जाओ, तो वहां तुम उसको दे आओ, और हो सकता है छप जाए। तो मैंने उसको अच्छे से उतारा, उसका शीर्षक था प्रकृति वर्णन, देखिए। तो प्रकृति वर्णन में कुछ प्रकृति की चीजें ही वर्णित की होंगी। तो कविता छप गई। अब दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी, और बहुत आनंददायक है, और बहुत आपको हंसी भी आएगी। तो मेरे मित्रों में से किसी ने कहा तुमको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अरे मैंने कहा कविता लिखने के पैसे मिलते हैं? अब वो बाल सुलभ जिज्ञासा किशोर सुलभ, तो मैं एक दिन वहां चला गया वो अखबार लेकर के। और तो मैंने उससे कहा कि देखो मेरी, जो वहाँ गेट पर जो भी थे दरबान कहते कलकत्ते में, तो उनसे मैंने कहा मुझे जाना है दफ्तर में, देखो मैं मेरी गीता छप। तो उसने मेरी ओर देखा, बस हाँ चले जाइए। तो मैं चला गया, और अब देखिए संयोग से जिनके पास मैं पहुंचता हूँ, जो हॉल में बैठे थे, कभी दृश्य में कभी नहीं भूला। तो वो हरीश चंद्र जी शायद का नाम था, हरीश चंद्र अग्रवाल। तो उनके सामने मैंने अखबार रखा कि देखिए मेरी कविता छपी है, और सुना है इसका मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो सचमुच ऐसे कुर्सी में बैठ थोड़ी देर तक मुझे और देखते रहे कि कौन है ये 10-12 साल का लड़का, ये क्या बात कर रहा है। तो फिर बड़े मुस्कुराए वो, और वो किसी को देते नहीं होंगे, पर शायद चूंकि मैं पहुंच गया था, और फिर उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध बने। उस अखबार में बहुत लिखता रहा, किशोर अवस्था में कई तरह की चीजें लिखता रहा। वो उस पहली भेंट का ही कारण होगा। तो उन्होंने कहा एक रसीद, एक स्लिप में हस्ताक्षर करके दिए, और उस पर कोई राशि लिखी। अब याद नहीं, वो 2 रुपए थे, 5, उसमें 5 रुपए बहुत होते थे। वो मैंने अपनी माँ को ला कर दी, वो बड़ी प्रसन्न हुई। फिर उनको मैंने बताया, तो कविता लिखने के लिए भी मैं, बहरहाल तो ऐसे कुछ चीजें ऐसी कुछ होती रही। वो लंबी कहानी है, पर इस कहानी में एक जो जरूरी व्यक्ति का आना, आ ही गए हैं, कई ठीक समय पर आए हैं। तो जब हम लोग ये सब कर रहे थे, लिख पढ़ रहे थे अपने, अपनी छोटे से एक पुस्तकालय कह लीजिए, वाचनालय कह लीजिए, हमारे कोई चाचा, कोई भाई चचेरे बड़े, कोई किताब लेकर आते थे, हमने ऐसे ही पढ़ा उन दिनों। कोई प्रेमचंद लेकर आ रहा है, कोई वैष्णव जी लेकर, कोई बच्चन को भी ला रहा है। बहरहाल कोई प्रसाद को भी, तो प्रसाद जी से मेरा उस समय तो जाहिर है संबंध जुड़ना थोड़ा मुश्किल था। अब तो उनसे बहुत जुड़ा हुआ है, अब तो इस हद तक जुड़ा हुआ है कि ये चीजें कंठस्थ करता हूँ, और उनको दोहराना अच्छा लगता है। मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब। मैं मलय की बात रे मन, फिर कुछ एक दो एक पदों के बाद जो पंक्तियां आती, गजब। पवन की प्राचीर में रुक
जला जीवन जी रहा झुक, उस झुलसते विश्व दिन की, मैं मधुर ऋतुरात से। फिर प्रसाद को तो जिसे से संबंध है उस पर तो फिर कभी आगे बात, तो जो पढ़ा है उन पर जो लिखा तो एक आध बार ही, उनसे जो मिला है। तो अब हमको मिलते हैं अशोक सिकरिया एक दिलचस्प कहानी के साथ। मेरे बड़े भाई रामनारायण शुक्ल, मेरे छोटे भाई के नाम से एक वर्ग पहली, साहित्यिक वर्ग पहली भरते हैं। किस पत्रिका की थी भूल गया हूँ, धर्मयुग की, नवनीत की, पर वो भरते हैं और उसमें पुरस्कार मिल जाता है। और वो उन्होंने भरी थी देवनारायण शुक्ल के नाम से। तो अब उसको पुरस्कार मिल गया। तो खैर वो तो एक, हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से सबको बहुत खुशी हुई। पर एक दिन मैं अपने पिता के लिए, हम छुट्टियों में या कभी शाम को अम, अपने घर में किसी काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ, या वैसे ही अकेले भी, अकेले तो बहुत बाद में जाना शुरू किया। पिता के लिए कुछ नाश्ता लेकर जाते थे घर से शाम का। तो मैं वहां गया और सहयोग से मैं ही बैठा हुआ था, तो अशोक सिकरिया जी आए और उन्होंने आते ही मुझसे पूछा कि उसमें पता भी दिया हुआ, तो पता था बी आर्ट न्यू मार्केट का, जो हमारी टोबैको शॉप। और टोबैको शॉप बंटवारे के बाद हमारी हुई थी। पहले तो संयुक्त परिवार में किताबों की दुकान थी, और ये टोबैको शॉप थी, और एक दुकान थी ये कॉस्मेटिक्स की। तीन दुकानें थी। वहीं सत्यजीत राय को भी देखा था पहली बार। वो वहां से गुजरते थे और मेरी मेरी दुकान से किताबें खरीदते थे। और फिर मेरे पिता से उनको बात करते हुए देखा। उनसे तो खैर किताबें खरीदने वाला व्यक्ति और अम, एक पुस्तकों का विक्रेता ये संबंध था, पर अच्छा संबंध रहा होगा क्योंकि उनसे बतियाते थे वो, इसकी याद है। तो और हाँ, ये भी याद है कि याद नहीं, फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारी दुकान का नाम तो लिया है सत्यजीत राय ने कहानी में, कालीचरण कंपनी। कोई पात्र कहता है या बताता है कि मैं कालीचरण कंपनी गया था और वहां से ये पुस्तक लेकर आया। तो बहरहाल तो अशोक जी ने मुझसे पूछा कि देवनारायण शुक्ल कौन है। उनको लगा शायद मैं ही हूँ। ये, ये तो नहीं लगा होगा कि मैं ही हूँ, कि मैं तो बच्चा सा था। वो मुझसे 6-7 साल बड़े थे। और हमारी, तब मैं 14 एक साल का था, 14 का था। अशोक जी थे कोई 18-19 के। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों बताइए। मैं बड़ा चौंका कि ये मेरे छोटा भाई जो इतना छोटा है, वो तो मुझसे भी मतलब 4 साल छोटा है, तो उसको क्यों पूछ रहे हो। तो 8 साल का होगा, इससे 10-9 साल का होगा। तो उन्होंने पत्रिका दिखाई। तो मैं समझ गया कि, फिर मैंने उनको बताया, फिर उनको मैंने ये भी बताया कि मैं भी लिखता पढ़ता हूँ, और ये तो मेरे भाई ने भाई के नाम से। फिर अशोक जी आने लगे और फिर मैं अशोक जी के साथ जाने लगा। वो कैसे हुआ था अभी याद नहीं, पर उनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी चीज थी, और हमारा हमारे लिए था कि हमको कुछ, ये लिखने पढ़ने की बातें करते हैं, किताबें इनके पास रहती हैं। और उस समय वो, उनका वो दौर था जब वो कॉलेज ड्रॉप आउट आप कह सकते हो, कि दिन भर कहीं समय बिताते थे लाइब्रेरी में और घर बहुत कम जाते थे। तो अर्पण जी, अब आप कुछ पूछो कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ये बताओ, और फिर मैं कुछ आगे बढ़ूंगा। जी जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपको अधिक से अधिक सुनना चाह रहे हैं। मैं मित्रों एक कविता यहां पर रखता हूं, तब तक कुछ देर का प्रयाग कितनी जी कौड़ा ब्रेक भी बाबू? ले लें। जी, एक प्रयाग जी एक ब्रेक भी ले लें। और वह जरूर। कविता इन्हीं की है, यात्री नाम से। ये जो जी। यात्रा ही तो चल रही है, वह यात्रा साहित्य की हो, वह यात्रा तमाम कला माध्यमों से जुड़ाव की हो, वह यात्रा गांव, शहर, महानगर, देश विदेश की हो, और उन सब को निरंतर रास्ते जाने की जिद हो। तो एक बहुत ही प्यारी कविता और मानीखेज भी मैं सुनाता हूं। यात्री। प्रयाग जी लिखते हैं, उत्तर का मैं दक्षिण दक्षिण जाता। जाता। वाह वाह, आपको तो कितने लोगों की कविताएं याद हैं, खुद अपनी भी। उत्तर का मैं दक्षिण जाता हूं, जाता हूं पूर्व,
जाता हूं पश्चिम में, उत्तर पूर्व जाता, घूम घूम आता हूं उत्तर को। ऐसा नहीं कि उत्तर का हूं तो उत्तर नहीं जाऊंगा, उत्तर भी जाऊंगा। जी। घूम घूम आता हूं उत्तर को, उत्तर का मैं। पूर्व से जाता हूं मैं दक्षिण पूर्व, पूर्व से मैं जाता हूं दक्षिण पूर्व। देख देख आता हूं नदियों को, धरा वनस्पतियों में सदियों को। ये कविता कैसे उठान ले रही है। देख देख आता हूं नदियों को, धरा वनस्पतियों में सदियों को। पर्वत पहाड़ियां नाव में बैठता, उतरता और चढ़ता मैं गाड़ियां। उत्तर का मैं, अब देखिए उत्तर से कितने अर्थ निकल रहे हैं। उत्तर का मैं उत्तर पाता हूं, कितना कुछ शेष अभी देखना, देखना, देखना। तो अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है सुनाने के लिए, बहुत कुछ बचा हुआ है कहने के लिए, बहुत कुछ बचा है करने के लिए। तो बस यह एक ब्रेक आपके कहने पर, आपके आदेश पर, और आगे की यह यात्रा जारी रहे, अच्छा लगे। जी। तो उस यात्रा में आपने सही कहा था, इसलिए मैंने उन चीजों की याद की है, करना चाहता हूँ जो इन कड़ियों में, आज 24वीं कड़ी है, 23 कड़ियों में खुद मेरा जीवन, जैसा मैंने पहले कहा, कई रूपों में खुला है। और ये भी आपसे सही कहा था कि मेरा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का जीवन वो ऐसे कई घड़ियों में भी शायद खुलता नहीं है। अब हम भी उसको नहीं खोल पाते, जी। थोड़ा सा ही खोल पाते हैं। जैसे जिन लोगों ने आत्मकथा भी लिखी है, तो वो भी कितना भी लिखते होंगे, लेकिन अब रोज रोज का तो नहीं होता ना कि किस पल में आपने क्या किया, क्या सोचा, वो तो असंभव चीज है। बहरहाल, तो फिर अशोक जी के साथ जब मेरा परिचय हो गया, तो फिर मेरा भी वही रूटीन बना, उनके साथ जाने का नेशनल लाइब्रेरी। और उन्होंने ही बताया सूरजमल जालान पुस्तकालय है, और उन्होंने ही बताया बड़ा बाजार लाइब्रेरी है, जहां मैं नियमित जाने लगा। और फिर वो सब पढ़ने लगा जो अ, किशोर वय में था, लेकिन जो मेरा भाग्य कि मैं उस समय ही सुबह सब पढ़ने लगा, जो भी मिलता था। यशपाल हो, भगती बाबू, वो कोई भी चीज जो हाथ लगती थी, जैसा आजकल हमारी बाल कीर्ति करती। बाल कीर्ति से मुझे इसलिए, उससे मुझे बहुत उसके लिए मेरे मन में बड़ी आत्मीयता इसलिए भी है कि मुझे फिर, जैसे मैंने कहा था, देखिए चीजें जुड़ती हैं कि जो मैं अपनी किशोरावस्था में कर रहा था, वो लड़की ये लड़की आज कर रही है। तो उसको देखकर मुझे अपनी किशोरावस्था याद आती। हम भी तो ये करते थे, लाइब्रेरी में चले गए और जो भी हाथ लगा वो हम पढ़ने लगे। एक दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बाल कीर्ति ने कहा कि मैंने आपका अनुवाद, मुक्ति स्वप्न नाम का अनुवाद पढ़ा है। मुझे लगा कि शायद सहसा विश्वास नहीं हुआ जब तक कि उसने उसकी थोड़ी कहानी नहीं बता दी, क्योंकि वो साहित्य अकेडमी से छपा हुआ अनुवाद है। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने उसको पढ़ा होगा, और लगता बराबर यही रहा कि ठीक है, एक काम था, मैंने किया। अनुवाद का काम आप जानते हो मैंने बहुत किया। वो फिलीपींस के एक लेखक का हिस्पानी भाषा में लिखा हुआ उपन्यास है, उन दिनों पर जबकि अ, स्पेन का साम्राज्य था फिलीपींस। बहुत सुंदर है उसकी कहानी, उस लड़की जो, तो बहरहाल, तो मुझे लगा नहीं तो सचमुच पढ़ती है। मैं भी सचमुच पढ़ता था। लेकिन अब ये जरूर है, देखिए पढ़ने के साथ एक चीज है ये, इसको भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ने पढ़ना हमारे भीतर चला जाए, इसका अनुभव है। नहीं तो बहुत सारी चीजें मैं अपने को अक्सर बहुत भरा पूरा भी पाता हूँ, तो सोचता हूँ क्या है, खाली मैंने तो नहीं किया ये तो अब देखिए ना, वो सैकड़ों किताबें, वो हजारों किताबें। और उपन्यास तो एक ऐसी चीज है, उसका अनुभव बड़ा विचित्र है मेरे साथ। इतना तुर्गनेव पढ़ा है, तॉलस्टॉय पढ़ा है। दोस्तोयेव्स्की नहीं पढ़ा मैंने, उसका कारण भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं जिस दौर से फिर हम गुजरे 18 बरस की उम्र में, कि पिता हमारे हमारे परिवार का सब कुछ बिक गया।
मतलब दुकान बिक गई, घर बिक गया, मैं 18 साल का हूँ, मुझसे छोटे भाई बहन है, मुझसे बड़े भाई राम है, और हमको सबको अपना जीवन अपनी तरह से शुरू करना है। पिता का सहयोग थोड़ा सा रहे, पिता थे तो आज फादर्स डे है, हालांकि उस तरह से हम फादर्स डे मनाते नहीं है, लेकिन पिता की याद करता हूँ, प्रेम से करता हूँ, खुद आदर से करता हूँ। क्योंकि ये भी कभी कभी लगता है कि वो पुस्तकों की दुकान हमारी न होती, तब भले ना अंग्रेजी पुस्तकों की थी, तो उस समय तो वहां से कुछ लेकर पढ़ने का सवाल ही नहीं था, पर वो पुस्तकों का संसार देखा बचपन से, वो भरी हुई किताबें, वो पत्रिकाएं, वो बच्चों की किताबें, वो भी सामने रखी जाती थी, कार्टून वगैरह की, वो बिकती बहुत थी। तो और हमारे टोबैको शॉप, अब देखिए कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं जीवन में। अब मैं 22 साल हुए मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ, और बहुत प्रसन्न हूँ कि मैंने छोड़ दिया। पता नहीं किस मोह में इतने वर्षों पीता रहा, पाइप बहुत पिया। अच्छा, वो पाइप मेरे दुकान में के शोकेस में रखे रहते थे। किशोरावस्था में क्या पता कोई ऐसी इच्छा रही हो, जागी हो, कि कभी बड़ा होऊंगा तो मैं भी पीऊंगा ये। और तरह तरह की टोबैको, और बहुत फैशनेबल दुकान थी हमारी, मतलब अंग्रेजों के जमाने की थी, तो वही तो खरीदते थे ज्यादा, पाइप वगैरह, सिगार वगैरह। तो आगे चलकर पाइप पिया, सिगरेट बहुत पी, मैं तो चेन स्मोकर रहा हूँ। अचरज होता है कि ये सब मैं कैसे करता था, क्योंकि पाइप पीता था और सिगरेट पीता था, और सिगरेट तब और अधिक पीता था जब अपना कला का कॉलम लिखता था। क्योंकि पर आज बड़ी खुशी भी होती है, कल देखिए शेख आए और उन्होंने इतनी सुंदर बातें की, मेरे बारे में कुछ बातें कही, भारतीय भाषाओं में कला लेखन के बारे में कही, तो लगा कि हाँ, हम ऐसा ही तो करते थे। ये पीस जो है, ये अच्छे से अच्छा हमारा कैसे हो सकता है, उसमें मैं और क्या कर सकता हूँ। तो उस समय रहा होगा एक रोमांटिक सा ख्याल, कि सिगरेट पियोगे तो कुछ प्रेरणा मिलेगी। हालांकि आज मैं कहना चाहता हूँ इस मंच से कि बिल्कुल भ्रांत धारणा। मैंने जैसे सिगरेट छोड़ी है, मैंने बहुत सारा काम पहले भी करता रहा हूँ, पर इन 22 वर्षों में बहुत काम, दो दो पत्रिकाओं का संपादन किया है, बड़ी बड़ी पुस्तकों का अनुवाद किया है। इसमें से एक तो है क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल डांस, बहुत सुंदर पुस्तक है और बहुत बड़ी पुस्तक है, और जिसमें हमारे तमाम क्लासिकल डांसेस, पूरी कहानी और बनने की कहानी है। अशोक वाजपेयी बिल्कुल सही कहते हैं कि हम, भाई ये शास्त्रीय, उससे लगता है जैसे कि कोई बहुत पुरानी ये कलाएं हैं हमारी, उनके तत्व पुराने हैं, और उनको जोड़ा गांठा गया, उसको बनाया है बिरजू महाराज, उनके पूर्वजों ने, कथक को। और हमारे गुरु केलीचरण महापात्र जैसे लोगों ने बनाया है ओडिसी को। हाँ? हमारी भरतनाट्यम को भी कितने लोगों ने मिलकर बनाया है। सब आज ही 60-70 साल पहले की घटना है, कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। तो उसको करने में बहुत आनंद आया। बहुत बड़ी किताब है, बहुत, उसमें हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस, बहुत सारे, हजारों नाम है, सचमुच हजारों नाम। तो खैर, तो इसलिए कहा कि तो थोड़ी प्रेरणा मिले मेरे युवा साथियों को, जो अगर इस कारण पी रहे हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप भ्रम में हो, छोड़ दो। अगर थोड़ा बहुत शौक के लिए पी रहे हैं एक आध, तो कोई बात नहीं, जीवन में हर चीज का आनंद लेना चाहिए, ऐसा भी मैं मानता हूँ। तो ये सब होता रहा, फिर मैं अशोक जी के साथ जाने लगा, पुस्तकालयों में पढ़ता था, और लिखने का क्रम शुरू, वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लगभग अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। सिर्फ मुझ पर एकाग्र के अंतिम चरण में ही नहीं, आखिरी कड़ी में ही नहीं। मैं जानता हूँ शायद इतनी कौटा बाजे 9-6, ताले आ रो कुड़ी 25 मिनट, 20-25 मिनट हम भी, और बीच बीच में बंगला चली आती है, क्योंकि उससे भी आप जानते हो बहुत प्रेम है। और दिन भर मैं और मेरी पत्नी बंगला ही बोलते थे, तिथि से और लोगों से जो आते थे, ये कभी कभी तो आपस में। तो क्योंकि वो भी तो, उनके बिना भी देखिए, वो भी मुझे, हाँ, मुझे तो उनकी याद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो बहुत अ, अ, लगभग उन्हीं दिनों की बात है जब मैं शो जी को मिला, उसके थोड़ी बाद की बात है।
वो 18 साल की, मैं 20 साल का था, हमारा ऐसा साथ था। और 53 साल तो हमारे विवाहित जीवन के, और 60 साल परिचय के। आप समझ सकते हो कि कितना लंबा वो साथ था और कैसे। और उस साथ में कलकत्ता हमारे साथ बराबर था। मैं सचमुच इसको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि उनके बिना भी मेरा जीवन पता नहीं क्या हो। ये जो किताबें अभी आप इस सेल्फ में देख रहे हो, अब मैं रोज सोचता हूँ कि कैसे वो करती थी, मैं नहीं जानता। जल्दी से लोग विश्वास नहीं। वो किताबें सजाती थी, ये कविता की पुस्तकें हैं, ये उपन्यास है, और वो जानते हो आप, वो सैकड़ों की संख्या में। लेकिन मुझे कहने मात्र से कि वो किताब कहाँ, वो कैटलॉग कहाँ रखा होगा बता दो, क्योंकि वही देखती थी। मैं भी मदद करता था, ऐसा नहीं, ऐसा पति नहीं रहा। उनके साथ, मेरे साथ बहुत घूमी है, उसकी बड़ी खुशी भी होती है। हम कम से कम 6 बार तो अजंता एलोरा साथ गए हैं, 10-12 बार खजुराहो साथ गए हैं, हम महाबलीपुरम साथ गए हैं, हम पूरा राजस्थान घूमे हैं, हम हिमाचल गए हैं। ये मेरी उस घुमक्कड़ी से भी जुड़ा है जिसकी याद उसने राठी जी ने दी थी, और अभी अर्पण जी ने आपको कविता सुनाई। वो कविता उन्हीं दिनों लिखी गई, और वो कविता अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो गुवाहाटी या शिलोंग में लिखी, क्योंकि उन दिनों मेरा ऐसा ही क्रम था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब मैं पहुंचा हूँ 1998 में, और रंग प्रसंग निकलना शुरू होता है 2000 के आसपास विधिवत, जिसके मैंने 36 अंक निकाले, और फिर पूरे देश का भ्रमण किया। क्योंकि मैं उस समय, जो हमारे डायरेक्टर थे राम गोपाल बजाज जी, आप सब उनके बारे में जानते हैं, उनके कृतित्व के बारे में जानते हैं, वही मुझे आग्रह पूर्वक वहाँ ले गए थे। और तब मैंने हमारा टाइम्स मैंने छोड़ दिया स्वेच्छा से। 2 साल और रह सकता था, पर लगा कि इंग्लिश शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने छोड़ दिया। बहरहाल, तो वो वहाँ 12 साल बिताए, और उनसे एक दिन मैंने कहा कि पत्रिका तो ये हिंदी में है, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो राष्ट्रीय ही है, और इसमें तो हमको सभी प्रदेशों को कवर करना है। तो वो बड़े खुश हुए, बोले इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, आप जाओ, आप वर्कशॉप देखो, वहाँ लोगों से मिलो, आप लिखो, पर आप लिखवाओ, आप शायद तब बेहतर लिखवा सकोगे। तो उन्होंने बहुत बड़ी सुविधा दे दी। मैं जाता था जहाँ जहाँ वर्कशॉप होती थी। अब देखिए, उन भाग्यशालियों में से तभी ये कविता निकली। नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों में कितने लोग गए, मैं हर प्रदेश में, और एक बार नहीं, किसी किसी में 2-2 3-3 बार। जैसे असम की तो गिनती नहीं, गुवाहाटी जाता ही रहता था। बहुत सारे मित्र वहाँ आज भी हैं, नए भी बनते हैं। अभी एक हमारे नए मित्र बने, नवाकाश कवि, असमिया के, पेंटिंग भी करते हैं, और उनकी पत्नी प्रतिभा। तो ये बिल्कुल हमारे नए जुड़े हमारे जीवन से दंपति हैं। उनको भी याद करता हूँ, बुला रहे हैं मुझे। जब मैं उनको मालूम हुआ कि मेरी पत्नी नहीं रही, देखिए, मुझे जिस प्रेम की बात कर रहा था, तो साधारण तो नहीं है, साधारण ही मानूंगा अपने जीवन को, कि कम से कम 20 ऐसे लोग, वैसे तो बहुत से निमंत्रण कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन 20 ऐसे लोगों ने, जिन्होंने बाकायदे तय करके कि नहीं, आपको यहीं आना है। जैसे हमारे मित्र मदन लाल, जो एक दिन बोले भी हैं मुझ पर, स्कल्पटर, जिन्होंने गंगा किनारे बड़ा सुंदर सामने घाट में राम छातार शिल्पन्यास बनाया है, जिसका एक न्यासी मैं तो मैं कहाँ था, मैं बहुत जगहों में था। तो आप अब तक समझ चुके होंगे। अंग्रेजी में अक्सर कहता हूँ, आई फील ब्लेस्ड। ऐसा जीवन देखिए, जीवा जिया मैंने, मैं जी सका। अब किसी की भी याद करता हूँ, हुसैन हो, उनके साथ तो बहुत ऊपर तो किताबें लिखी है, राम कुमार जी हो, हमारे अलकाजी साहब हो, जिन पर एक काफी लंबा संस्मरण लेख लिखा है, वो कारंथ जी, जो मित्रवत भी थे, उससे बड़े भी थे। स्वामीनाथन की बात कर चुका हूँ, जयराम पटेल, हिम्मत शाह, कहाँ तक गिनाऊं आप। और कभी न कभी उन लोगों से जिनसे फिर शायद न मिला हो, लेकिन जिन्होंने हमारे समय में कुछ किया है, कुछ जोड़ा है। अब देखिए, शंभू मित्र, तृप्ति मित्र को भी मिला जब मैं 26-27 साल का था। एक ही बार रहा, साथ एक सप्ताह रहा था वात्स्यायन जी के कहने पर कि आपका बंगला आती है, आप इन लोगों के साथ रहो।
कुछ ये लोग दिल्ली आए थे अपना ग्रुप लेकर के, तो नाटक लेकर आए थे। सौम्य मित्र के भी नाटक देखे, सब पर लिखा भी है। सौम्य मित्र पर मेरा बड़ा लंबा लेख है। फिर उनकी बेटी शाओली जी, जिनकी किताब हम लोगों ने छापी, मैंने ही वो किताब पढ़ी और आग्रह किया बजाज भाई से कि हम ये किताब छापें हिंदी में, इसका अनुवाद करके, दर्पण नाम की किताब बहुत सुंदर है। ये तो प्रसंगवश चीजें, सारे देश में मित्र बने, आज भी हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां मेरे मित्र नहीं। ये तो सच्चाई है, मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि। आज उन सबका भी आभार मानता हूँ जिनसे इतना प्रेम मिला है। वो हमारे अरविंदाक्षन जी हो, केरल में, वो चीन में रहते हैं, देखिए, शिक्षक, विद्वान, ऐसे कितने नाम ले सकता हूँ। अच्युतन कुडलूर, चित्रकार, चेन्नई में, अभी भी मेरी फेसबुक पर मेरी पेंटिंग देखकर रिएक्ट करते हैं। चेन्नई गया पिछली बार, उसके बाद जाना नहीं हुआ, वही 5 बरस पहले, तो आग्रह पूर्वक ले गए कि हम साथ भोजन करेंगे, और गीता हडसन और फिर उन्होंने बुला लिया, 3 लोग, इतनी बड़ी सुंदर शाम बिताई। ऐसी सैकड़ों शामें हैं। रतन थियाम जी के यहाँ जाना है, कोरस रिपर्टरी कंपनी में 2 बार, याद करता चला जाता हूँ। सचमुच बहुत सुंदर जीवन जिया है, ऐसा लगता रहता है। और नए लोग मिलते रहते हैं, और मैं जुड़ता रहता हूँ, और सभी कलाओं से जुड़ सका, इसके लिए तो निर्माण का आभारी हूँ। आसेन जी का, अके का, सबसे पहले कपिला जी का, क्योंकि इन लोगों से भी जब दिल्ली आया तो इन्हीं लोगों का बहुत स्नेह और प्रेम मिला, और मिलता रहा। कितने ही नाम, और कितनी जगहों में रहा हूँ। देखिए, अभी अभी आखिरी बातें हैं, नहीं तो फिर तो गठरी खुल गई। गठरी नाम से मेरा एक उपन्यास है ना, तो जब ऐसे बोलने लगता हूँ तो उसको लगने लगता है कि गठरी खुल गई, और उस गठरी में तो पता नहीं क्या क्या बंधा है, जिसको मैं सब भूला नहीं हूँ। ये मैं कह सकता हूँ, और मेरे लिए बहुत अच्छा है कि स्मृति अभी तक तो काम दे रही है। और स्मृति जब भी मेरी कोई याद, मुझे याद आती है, आप विश्वास मानो, वो एक विजुअल के साथ आती है। मैंने अभी कहा कि अच्युतन कुडलूर जी ने बुलाया शाम, और गीता हडसन थी, जब मैं उस होटल में पहुंच गया, पूरा दृश्य सामने आ गया कि हम 3 लोग हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं बियर पी रहा हूँ, और खाने का वो ऑर्डर दे रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या खाऊं। लेकिन ये भी सच्चाई है, जैसे बचपन की बातें मैंने कब, मुझको विवरण तो नहीं याद, विवरण नहीं याद रहते बहुत सारी चीजों के, और बचपन के तो नहीं है, वो बोध की तरह है जिनका आपसे साझा किया। तो ये जो आ, एक मुझ पर एकाग्र है, उसकी आखिरी कड़ी है, तो इन सब चीजों को भी याद करना जरूरी है। वो आभारी होना जरूरी, और इस धरती का तो आभारी, और इस भूमि का, मातृभूमि का। लेकिन ये भी आपसे कहता हूँ, और उसमें बहुत गहराई से विश्वास करता हूँ, वो रविन्द्रनाथ से भी कहीं न कहीं जाने अनजाने आई है, पुष्ट हुई है। और पृथ्वी पुत्र होने की जो हमारे यहाँ कल्पना की गई है पुराख्यानों में, और जिसकी बड़ी सुंदर व्याख्या वासुदेव अग्रवाल जी ने की है, जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ कभी कभी, पृथ्वी सूक्त की। तो मैंने बराबर अपने को पृथ्वी पुत्र भी माना है, और आज भी मानता हूँ कि कि देश प्रेम तो बिल्कुल ठीक है, वो तो पहली चीज है, वो तो होगा ही, वो तो बिना कहे होता है, बिना कराए होता है। उसके लिए एक प्रयत्न करना तो जरूरी भी नहीं, हो तो है आपके भीतर, और है तभी वो रह सकता है। आप बाहर से कराओगे तो नहीं होगा। हमारे मेरे भीतर तो है, जैसा रविन्द्रनाथ के भीतर भी था। लेकिन रविन्द्रनाथ और गांधी की वो बहस मुझे बहुत प्रिय बहस लगती है, और उस बहस में मैं रविन्द्रनाथ के साथ, कि गांधी के वो तो अपने जीवन का बहुत मामलों में आदर्श माना, निभाने की चेष्टा की है। हालांकि हम उनके बहुत सारी चीजों से जीवन में उलट भी चले हैं। और गांधी गांधी ने ही बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ तरह तरह से मेरे जीवन में प्रकट हुई वो चीजें। जब मेरी मेरी बड़ी बेटियां बड़ी होने लगी, तो मैंने उनसे कहना शुरू किया कि देखो, मैरिज मैरिज तो न कर सकता हूँ, न उसमें मेरी श्रद्धा है। मैंने खुद अपना विवाह 53 साल पहले रजिस्टर्ड मैरिज से किया था, कोई अनुष्ठान नहीं हुआ था। आप जानते हो, ज्योति जी अहलुवालिया परिवार के, सिख परिवार के, मैं
वैसा कुछ मानकर नहीं चलता। डॉक्टर लोहिया के साथ रहा हूँ, तब ये धारणाएं और पुष्ट हुई हैं कि जाति प्रथा जानी चाहिए। हर वैसे लेकिन था तो समाज में तो इसी रूप में देखा गया कि मैं एक ब्राह्मण अ, परिवार का पुत्र हूँ। तो उसमें तब मैंने ये कहा कि नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं होगा, मैं वैसा चाहता नहीं। तो बहुत सारी चीजें अब वो देखे वो अब, हाँ, तो वो बात जो कि बेटियों से क्यों कहना शुरू किया, तो मैंने जो कि फिर जीवन में सब कुछ ऐसा हो सका। मेरी छोटी बेटी ने एक दिन आकर मुझे बताया कि मैं जिनसे विवाह करना चाहती हूँ वो तमिल भाषी वेंकटेश। और मेरी बड़ी बेटी ने भी जो विवाह किया है सिद्धार्थ से, चित्रकार सिद्धार्थ से, तो वो भी सिख परिवार के थे, अब पंजाब के हैं। तो मैंने बेटी से कहा कि अरे कितना अच्छा हुआ, देखो क्योंकि उसके पीछे मुझसे लोग पूछते हैं कि ये आप क्यों कहते थे, क्यों अपनी बेटी से कहते थे, ये बेटियों से कहते थे कि दक्षिण भारतीय से विवाह करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब भी होना चाहिए। और ये कहाँ बताइए, याद फिर भी याद आती है ना, राजगोपालाचारी और गांधी का ये संबंध बन सकता है, तो हम उसको अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते। आप सबको बहुत नमस्कार, मेरा प्रणाम, और ऐसा ही प्रेम मुझ पर बना रहे। जी मित्रों, यह एक भावुक कर देने वाला पल है प्रयाग जी के लिए, हम सभी के लिए। और ऐसी कितनी बातें हैं जो अभी हम सुन सकते हैं और भी सुना सकते हैं, लेकिन समय की भी एक सीमा है। तो मैं एक और कविता पढ़ रहा हूं प्रयाग जी की, अब मैं नहीं रहा अजनबी। और यह कविता भी आप सभी जानते हैं कि राइटर्स वर्कशॉप में आयोवा भी गए थे, वहीं रहकर यह कविता लिखी। तो पहले इस कविता को पढ़ता हूं, फिर वहां से जुड़े कुछ संस्मरण भी सुनेंगे। और फिर मुझे लगता है कि समय की सीमा भी है, तो फिर हम कार्यक्रम को रोक भी लेंगे, एक दो और बातें कर सकते हैं। कुछ एक चित्र हैं प्रयाग साहब, तो हम लोग चलते चलते उन चित्रों को भी देख लेंगे, और जहां आवश्यक लगे तो आप उन पर टिप्पणी कीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार। मैं मित्रों प्रयाग जी की यह कविता पढ़ता हूं, अब मैं नहीं रहा अजनबी, जो आयोवा में ही इन्होंने लिखी। और एक लड़की के बहाने और लड़की से उसी समय जिस तरह का एक वात्सल भाव आया, उसको लेकर यह कविता रची जाती है। सुनिए। अब मैं नहीं रहा अजनबी, झूल झूल रही है लड़की झूले पर 7 बरस की। झूल रही है लड़की झूले पर 7 बरस की, 6 की या 8 की। झूल रही है लड़की झूले पर शाम को, मुझे देख कहती झुलाओ मुझे और जोर से। थोड़े से भावुक भी हो गए हैं प्रयाग जी, तो इस कविता से कुछ वापस हंसी लौटे। नहीं, आपकी हंसी वो भी बहुत मधुर है। देखिए भावुक होना जो है स्वाभाविक वो है। तो हम सभी होते हैं, स्वाभाविक है जी जी इमोशनल होना। क्योंकि वो फिर वही स्वामीनाथन की बात कि जब मनुष्य से मनुष्य का संबंध है अगर वो किसी जगह जाकर आपको ऐसे छूता है, उसके मर्म को छूता है, तो आपके साथ ऐसा हो जाता होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे अशोक सिसोदिया के बारे में आज बहुत बातें करना चाहता था, पर उतना समय नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्हीं से मिली हैं। उन्हीं के साथ मतलब वो न होते तो मैं, जैसे मान लीजिए इतनी दिशाओं में शायद दिलचस्पियां न होती, इतना लिखा पढ़ा न होता, इतनी दिशाओं की ओर न गया होता, वो सब दिलचस्पियां न जागती, वो शायद मैं काम भी न कर पाता। अगर मैं एक नाटक की पत्रिका भी निकाल सका थिएटर की, और मैं संगीत नाटक की पत्रिका भी निकाल सका, अगर मैं ललित कला की पत्रिका भी निकाल सका, समकालीन कला, ये 3 बड़ी पत्रिकाएं, 3 अकादमियों की, ये संस्थाओं की निकाली हिंदी में, तो ये इसके पीछे तो वही लोग हैं जो, जिनमें अशोक सेक्सेरिया को मैं प्रमुख मानता हूँ। इस सब विषयों में दिलचस्पी होनी चाहिए, सब में उतरना चाहिए, और वो हमारे जी जीवन के लिए जरूरी। बहरहाल
आप कुछ कह रहे थे, कुछ दिखा रहे हाँ थे, ऐसे इस कविता पे जी, कुछ कह रहे थे आप। इस कविता हाँ, को तो पढ़ इस लेता कविता हूँ, फिर आयोवा पर चलेंगे। हाँ, जी, इस कविता को पूरा कर लेता हूँ, फिर हम हाँ, लोग कर आयोवा लीजिए। पर चल जी, फिर आयोवा पर चलते हैं। और जी, मुझे देख कहती झुलाओ मुझे और जोर से, बैठे हैं दूर माता पिता पार्क में, मुझे झुलाओ कहती है लड़की, झुलाता हूँ, बैठ जाता खुद भी बगल के झूले पर। नहीं नहीं बैठो तुम मत, नहीं नहीं बैठो तुम मत, बड़े हो गए हो तुम, टूट जाएगा झूला। नहीं नहीं बैठो तुम मत, बड़े हो गए हो तुम, टूट जाएगा झूला। मुझे झुलाओ कहती है लड़की एक, मुझसे दूर देश में पूरे अधिकार से, अब मैं नहीं रहा अजनबी, अब मैं नहीं रहा अजनबी। तो देखिए मित्रों, ऐसी कविताओं में इन छोटे छोटे मधुर दृश्यों को कैद करने की जो कोशिश है लेखक की, वह कितनी बड़ी कोशिश है। और वो जो सहज उस बच्ची से निकली हुई पंक्तियां हैं, नहीं नहीं बैठो तुम मत, बड़े हो गए हो तुम, टूट जाएगा झूला। वो जो लड़की को चिंता है झूला टूट ना जाए, और एक बड़े को जो आदेश दे रही है, ये तमाम जीवन के अलग अलग दृश्य इस छोटी सी कविता में आ जाते हैं। और इस कविता को यहां पर इसलिए भी रखा मित्रों कि हम लोग इस बहाने आयोवा की भी कुछ याद कर लें। जी प्रयाग जी। हाँ, तो वो 1984 का वर्ष था जब मैं आयोवा गया था। और बहुत सुंदर कार्यक्रम वो होता है। 4 महीने में वहां रहा था। बहुत सारी दोस्तियां हुई क्योंकि उसमें 40 देशों के लेखक थे और सब अलग अलग कमरों में रह रहे थे, लेकिन दिन भर मिलते रहते थे, साथ घूमते थे। उनमें से कुछ अभी भी दोस्त मेरे बने हुए हैं, जिनमें से एक तो फेसबुक पर भी मेरे दोस्त हैं, माइकल ऑगस्टिन, ब्रिवेन में रहते हैं, जर्मनी के बड़े कवि, और सारी दुनिया घूमे हुए। ऐसे मित्रताएं कुछ और भी हुई। तो वहाँ की ही वहाँ एक आयोवा नदी करके है जिस पर भी मेरी कविताएं हैं। तो ये एक पार्क में मैं एक दिन बैठा था, ये सच्ची घटना पर से निकली थी एक कविता। तो वो लड़की आई अपनी माँ के साथ, और माँ थोड़ी दूर बैठी हुई थी, एक युवती माँ, और ये 7-8 साल की होगी। तो लगभग इन्हीं वाक्यों के साथ उसने अंग्रेजी में मुझसे कहा कि मुझे झुलाओ, और ये वाक्य उसके कहे हुए ही हैं कि तुम मत बैठो। और फिर मैं कहता हूँ कि मैं नहीं रहा अजनबी। तो उस दिन लगा था, और पहले भी लगता था मुझे, बल्कि उस दिन के बाद से सचमुच ऐसा हुआ, क्योंकि कुछ यात्राएं तो मैं करता रहा बाद में, कि फिर वो जो होता था ना, जिसको एक होम सिकनेस कहते हैं, वो तो रहती है थोड़ी बहुत, पर वो मुझसे चली नहीं गई। नहीं तो मैं शायद इतनी यात्राएं न कर पाता, क्योंकि फिर सचमुच पृथ्वी पुत्र मान करके मुझे लगा कि मैं जहां भी हूँ, मैं सिक्किम में हूँ, मैं एजोल में हूँ, मैं मिजोरम में हूँ, मैं कहाँ दूर दूर की जगहों में हूँ, और अकेला भी हूँ, किसी गेस्ट हाउस में। अम, और ऐसी ऐसी बहुत सारी रातें हैं जब मैं बहुत अकेला रहा हूँ, कि एक कोई रसोईया है किसी गेस्ट हाउस का, और उसने कुछ बना दिया है, और बस वो है और मैं हूँ। उससे थोड़ी बहुत बातें की हैं, फिर वो रात बीती। तो फिर लगने लगा कि नहीं, मैं तो पृथ्वी पुत्र हूँ, और मैं कहीं जहाँ कहीं वहाँ मनुष्य, वहाँ जीव जंतु, और ये सृष्टि की ये चीजें मेरी देखी हुई, फिर देखे बचपन की ही याद आती, वहीं से वो भी कहीं रहा होगा, कि वो सारी चीजें नेचर की, प्रकृति की, कि वो उनसे आपका संबंध है, तो कभी उबा तो कभी नहीं हो, क्योंकि उठने का प्रश्न ही नहीं था। आप खिड़की खोलो, जो दिख रहा है उसमें आप खो जाओ। आप कुछ भी देखो, अंधेरा है तो अंधेरे के बारे में सोचो, ये उसी का आनंद लो। ऐसा भी कई बार हुआ कि आप बिजली चली गई। एक बार हुआ था गुवाहाटी में, खूब तेज अंधड़, ब्रह्मपुत्र के किनारे का कमरा, उस पर लिखा है मैं उस अनुभव पर। गरज लगा कि जैसे कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ,
और इसका एहसास है कि पानी है ब्रह्मपुत्र का इतना बहता हुआ, और घंटों बिजली नहीं आई, और मैं बिस्तर से उठकर कहीं जा नहीं सकता उस घुप अंधेरे में, अगर प्यास भी लगे। बिजली चमकती थी बीच बीच में, बहुत सारे अनुभव, लेकिन कभी उबने का तो प्रश्न ही नहीं था, बल्कि एक दूसरी दुनिया में आप उतर जाते थे। तो ये रहा मेरे साथ वहाँ आयोवा में, और बहुत, मैं एक उपन्यास लेकर गया था, अधूरा गठरी, जो वहाँ पूरा किया। वहाँ बहुत से मित्र बने, बहुत सी किताबें पढ़ी और खरीदी, जो मेरी फिर लाइब्रेरी का हिस्सा बनी। वहाँ कुछ ऐसी किताबें भी पढ़ी जिनका मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा, ये जिससे मेरी बहुत जानकारियां बढ़ी। इनमें से एक लुई बुनवेल की माई लास्ट साइल किताब, आत्मकथा मेरी बहुत प्रिय पुस्तकों में है। उसको मैं लोगों से कहता रहता हूँ कि पढ़िए। और कुरोसावा की जीवनी भी इसी तरह। तो फिर विदेशों विदेशों में बहुत जाना हुआ, जाना होता रहा, पर वो विदेश में लंबे समय तक रहने वाली मेरी पहली यात्रा थी। फिर तो जैसे मैंने कहा कि आई फील ब्लेस्ड कि अ, दुनिया भी बहुत तो नहीं देखी, पर कई देशों में गया, 12-15 देशों में तो गया है, और कई देशों में रहा भी, कहीं महीना भर, कहीं 15 दिन, कहीं 4 महीने। तो बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ संबंध बने विदेश में भी, अभी तक बने हुए हैं। हेलन गैली नाम को भी याद कर लेता हूँ, क्योंकि उनकी याद इसलिए भी करता हूँ कि फिर बाद में मेरी छोटी बेटी की बहुत गहरी सहेली बनी, मुझसे भी बड़ी मित्र उसकी बनी। वो उसको मिलने गई, उन्होंने उसको बड़ी डायरी लिखी। हेलन गैली चित्रकार हैं, और वो ऑक्सफोर्ड में रहती हैं, और वहाँ जानी जाती है उसने, हमारी जयपुर में भेंट हुई। तो बहुत सारे प्रसंग हैं अर्पण जी, ये तो विराम तो लेना ही पड़ेगा। पर हाँ, आयोवा का प्रवास भी एक बड़ा प्रवास था मेरे जीवन में, क्योंकि वहीं पर मैंने शंको घोष की कविताओं का भी अनुवाद किया। और ये भी देखिए कैसे कैसे संयोग भी घटित होते हैं। जब संयोग शंको घोष जी से मेरी भेंट हुई, उनसे भेंट होने के साल भर बाद में वहां पहुंचा, और शंको घोष जी वहां रह चुके थे। वो बंगाल से जाने वाले दूसरे लेखक थे, तो हमारी उनसे उस पर भी बातें होती थी। तो ये कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गई मेरे जीवन, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, बहुतों के जीवन में जुड़ी होंगी, पर मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा जुड़ी। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इनसे परिचय, फिर उनसे परिचय, फिर यहाँ रहना, वहां जाना, फिर रिविजिट्स, बहुत सारे रिविजिट्स हैं, जिनमें आखिरी बात कि देखिए, अब मैं 82 वर्ष का हो गया, और मैं ये आयोजन आपने किया, इसके लिए मैं वाकई कृतज्ञ हूँ। और अभी वो सब कर पा रहा हूँ। जैसे अभी देखिए ना, बताया कि 1 घंटे पहले प्रदर्शनी देखकर लौटा हूँ। बम्बई में था तो जे स्कूल ऑफ आर्ट गया, अपनी भतीजी के साथ, अपने पोते के साथ, धानिन के साथ, और हमने पूरा दिन बिताया वहाँ। इतने लोग मिले, इतने कलाकार, इतने लोग। और मैंने प्रीता माथुर के साथ, जो अभिनेत्री हैं और थिएटर ग्रुप चलाती हैं, मेरे मित्र दिनेश ठाकुर की पत्नी, उनके साथ मैंने नाटक देखा, इलारोन का, पृथ्वी थिएटर में जाकर, जहाँ मैं 20वीं बार गया हूँ। इसकी याद इसलिए की कि वो जो ये जो चल पा रहा हूँ, इसमें सब आप लोगों का सहयोग है, और इस कार्यक्रम में ने और ऊर्जा दी है, तो शायद मुझे इस सब के लिए भी बहुत कृतज्ञ होना ही चाहिए। मुझे और हम सभी लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि इस बहाने कितने सारे पक्ष हम जान सके, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की चर्चा हुई, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की चर्चा हुई, रंग प्रसंग की भी हुई। एक चीज रह गई है, उसे भी, उस पर भी कुछ रोशनी डालें। कई लोग जान रहे हैं और कई लोग नहीं भी जान रहे हैं। श्रुति मासिक गोष्ठी, वो बात अब तक की कड़ियों में नहीं आई है, उसे भी आपने सफलतापूर्वक संचालित किया। जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक चर्चित मासिक गोष्ठी रही श्रुति, वह बताएं और फिर हम कुछ चित्र देख लेंगे जी। श्रुति को तो मैं कभी भूल नहीं सकता, और वो तो एक हमारी मित्र भी है, श्रुति जी। हाँ लेकिन हाँ। वो तो खैर विनोद की बात हुई, लेकिन वो श्रुति नाम से याद आ गई उनकी भी। तो ये बजाज भाई का, सच पूछे तो उनकी ओर से ये प्रस्ताव आया था कि हम इन अपने यहाँ जो लोग छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, इनको साहित्य से और परिचित कराने के लिए हम
लेखकों को क्यों ना बुलाएं और उनसे ये स्वयं सुने, ये छात्र छात्राएं, कि वहाँ अ, उनकी दुनिया क्या है लेखकों। तो उसके लिए तो आपने अच्छा किया, इसकी याद दिलाई। वो 100 से अधिक कड़ियां हुई, और हिंदी के तो सभी लेखक उसमें आए ही। सुक्ति जी आई, कुंवर नारायण जी आए, उसमें मृदुला गर्ग आई, मैं नाम लेता जा सकता हूँ। विनोद कुमार शुक्ल आए, मनोज श्याम जोशी आए, उसमें कौन नहीं आया ये कह सकता हूँ। और कितने प्रेम से वो आए, और कितने प्रेम से हमने उनको बुलाया। और छात्र छात्राओं को भी निश्चय उससे लाभ हुआ ही होगा। जिनमें आप देखो तो अब बॉलीवुड के कई बहुत चर्चित नाम हैं, वो लोग भी उस समय वहाँ। अब और जो लोग श्रुति के उस कार्यक्रम में, वो लोग भी आए बाद में, कब किसी संयोग से अगर रहते थे। जैसे नसीर कई बार है, नसीरुद्दीन शाह, उनको पता चलते ही कि श्रुति का कार्यक्रम है, और वो वहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहते थे किसी दूसरे प्रसंग में, कि मतलब छात्रों को संबोधित करने आए हैं, तो वो भी आ जाते, बहुत आते थे, 3-4 बार आए। ऐसे ही सभी लोग, अ, रघुवीर यादव, कई लोग जो भी वहां रहता था इस समय। और लेखकों में तो सब आते ही थे। मतलब आप सुनिए कि इससे आप अंदाजा लगाइए कि बहुत लोग ये मानते थे, और किसी ने विरोध में कहा भी था कि नामवर जी को तो श्रोताओं में बैठे हुए मैंने पहली बार देखा है, वो तो हर समय मंच पर ही होते थे। तो ऐसी कुछ बातें विरोध पूर्वक लोग कहते थे, लेकिन वहाँ ये सच्चाई है कि सब लोग आते थे, और इस 1 घंटे के कार्यक्रम में स्वयं दिल्ली के लेखक बैठ करके अपने किसी प्रिय लेखक जो बाहर से आया, बाहर से भी हमने बहुत लोगों को बुलाया, श्रीलाल जी आए, तो उसमें कौन नहीं आया, फिर से दोहरा दो। और कितना, विनोद जी तो आए, विनोद जी 2 बार आए, विनोद कुमार शुक्ल। तो ये आनंददायक चीजें थी उस समय की। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मुझे बहुत कुछ मिला है। और ये भी देखिए, याद आई, शामली जी की याद की, कि उनकी पहली पुस्तक थी जो बजाज भाई ने बड़ी उमंग से साथ कहा कि इसको तो हम ही छापेंगे। वो पुस्तक छपी, और आज देखिए तो इस पर तो हम लोग थोड़ा गर्व भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक हिस्सा मैं भी रहा हूँ। वैसे उसके ऊपर गर्व करने के अधिकारी तो 2 लोग हैं, राम गोपाल बाजार और जो देवेंद्र राज अंकुर, जिनके प्रयत्नों से, जिनके रहते हुए मैं भी ये सब कर सका। और सहयोग और समर्थन उन्हीं लोगों का था कि आज बाकायदे एक पुस्तक दुकान है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अपना प्रकाशन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की अपनी पत्रिकाएं हैं। तो ये सोचकर तो खुशी तो होनी स्वाभाविक है कि जब मैं पहुंचा था वहां, तब ये कुछ नहीं था, लेकिन वो हुआ, और मैं भी उसका एक अंश बना। इसकी खुशी तो बहुत स्वाभाविक बिल्कुल। और अब मित्रों, हम लोग कुछ चित्रों को देखते हैं, और समय भी हो गया है, तो और किसी के बोलने का भी अपना एक उसका एक उसकी एक सीमा है, तो हम उसका भी ध्यान रखें, और कोई हमें और ना टोक दे तो स्वयं को ही है। टोक लें प्रयाग जी। कई बार हमारे दर्शक भी बड़े संवेदनशील हैं, और हमारे साथी गण, वरिष्ठ गण, एक चित्र हैं, आप देखिए, आनंद लीजिए, चित्र स्वयं बोलते हैं। प्रयाग जी भी इन चित्रों को देखें। इसमें सतीश और गुजराल थे, सतीश गुजराल के हाँ, साथ हैं हम। हाँ, ये बिल्कुल। वाली ये युवा दिनों का चित्र है, जब मैं कोई डकैत की तरह लगता। वाह, वाह। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की के कमरे का चित्र है। मैं वहां जी, सोफे पर बैठकर काम करता था अक्सर। जी, ये आयोवा के मेरे कमरे का चित्र है, 1984 का, जहां मैं 4 महीने रहा था इस कमरे में, और वहीं लिखता पढ़ता था, वहीं सोता था। सबको एक एक कमरा मिलता था, और किचन जो है वो 2 लोगों के बीच में बटा होता था। बीच में किचन जी, होता था, एक कमरा इस तरफ, एक कमरा उस तरफ। मेरे साथ वहां थे सिंगापुर के लेखक। वाह। आगे बढ़ते हैं। ये मैं नवभारत टाइम्स का जब सहायक संपादक था, तो अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ कर रहा हूँ, ये पता नहीं कुछ लिख रहा हूँ कि डूडलिंग कर रहा हूँ। जी। तो इन चित्रों के माध्यम से भी हम एक खास दुनिया में, नई ये पुरानी दुनिया फ्रांस में। जी, ये फ्रांस का है, पेरिस का। जी। आगे बढ़ते हैं।
ये जर्मनी का है, किसी शहर का, क्योंकि जर्मनी में हमको बहुत सारी जगहों में ले जाया गया था। इंटरनेशनस नाम की संस्था थी, जो फिर करीब 40 लोगों को बुलाती थी, 30-40 लोगों को, दुनिया भर से, कला समीक्षकों और कला इतिहासकारों को, और उनको अपना देश दिखाती पूरा। हम मैं पूरा जर्मनी घूमा हूँ उसी प्रसंग से, कि हम बस में चलते थे, हम ट्रेनें पकड़ते थे, पर जर्मनी के हर शहर में ले जाए गए। और कुछ एक चित्र। मतलब पश्चिम जर्मनी के, क्योंकि उस समय तो विभाजित जी थी जर्मनी। जी ये तो बहुत ही युवा दिनों का है, 22-23 साल की उम्र का है, 24 साल। जी, अच्छे चित्र हैं। जी ये बिल्कुल हाल का है, मई का। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सामने एक राजेश तंवर नाम के चित्रकार हैं, वो अचानक मिले अपने बेटे के साथ, और उन्होंने ये तस्वीर खींची मेरी। वाह। ये मैं अभी गुड़गांव, अपने बंबई से लौटा तो अपने पोते धानिन के साथ लौटा, मतलब मेरे छोटे भाई के ग्रैंडसन के साथ, और मेरा बड़ा प्रिय धानिन। तो ये अपने भाई के घर में गुड़गांव में मैं बैठा हुआ हूँ, मोबाइल पर कुछ देख रहा हूँ, और अ, जो वहाँ जो जिनी है वो बिस्तर पर चढ़ गई है, और मुझे उसका भान नहीं हो रहा। ये तस्वीर खींच ली गई। वाह। बहुत ही सुंदर तस्वीर, जीवंत तस्वीर है। जी ये तो अभी 5-6 दिन पहले की। जी ये बम्बई एयरपोर्ट पर अभी जब मैं धानिन के साथ आ रहा था, तो मैंने धानिन से कहा, वो वहां लोगों ने पहले कहा मेरी भतीजी ने कि नाना तुमको ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मुझको ले जाएगा। तो उसने सचमुच ऐसा मान लिया, और अच्छा हुआ कि मान लिया। फिर वो मेरा ध्यान रखने लगा कि आपकी छड़ी, आपका ये, आप ऐसा कर लो। तो हम दोनों बहुत वहां बड़ी। बैठे हुए, जी, बहुत वो बड़ी वो, बात। वो और इसमें दिखा। जी, और मित्रों, एक समुच्चय और देखते हैं, चित्रों का एक सेट और देखते हैं, और इसके बाद इस चर्चा को विराम देंगे। एक सेट और देखिए जिसमें भी तमाम इतिहास दर्ज है, और उसके बारे में स्वयं प्रयाग जी कुछ बताएंगे। जी ये दिल्ली का ही है, इसलिए जो मेरे साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ये CS ओझा जी हैं, कैमलिन के एक अधिकारी, अब तो वहां से रिटायर हुए हैं। और अभी इन्हीं के साथ मैं बंबई में JJ स्कूल ऑफ आर्ट गया था, ये ले गए थे। इनका ही आग्रह था कि आप चलो वहाँ। तो ये इनसे अच्छी मित्रता रही मेरी। और जी ये रंग विक्रेता हैं, कैमलिन के रंगों के, कैमलिन के एक बड़े अधिकारी थे, और जो सारे देश का भ्रमण करते थे, और जगह जगह जाकर कैमलिन के रंगों का प्रसार करते थे, कहना चाहिए। प्रचार जी तो उसका यूपी होता है। जी ये विनोद भारद्वाज के साथ मेरी एक सुंदर तस्वीर है, ये युवा दिनों बिल्कुल। की, जो हम लोग तिनमान में थे और बहुत समय साथ रहते थे। जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चित्रों को देखते हैं। ये मेरे बहुत प्रिय मित्र महेंद्र भल्ला, आप जानते हैं, हिंदी के एक बड़े जी लेखक, जिनके एक पति के नोट्स की बहुत चर्चा रही। फिर उन्होंने जी और कई उपन्यास लिखे, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने इनका एक नाटक किया। नाटक इन्होंने लगभग 60 वर्ष की उम्र में लिखे थे। दिमागे हस्ती दिल की बस्ती है कहाँ। और हिंदी के सोप्ती जी ने इन पर लिखा है, हम अशमत में एक पीस है सोप्ती जी का इन पर। और दिल्ली में हमारी जो मित्र मंडली थी, रमेश गोस्वामी, महेंद्र भल्ला, वो बातें तो रह गई, वो फिर कभी होंगी, कॉफी हाउस और टी हाउस के दिनों की। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और कुछ चित्रों को देखते हैं। जी इसमें मैं हूँ, अशोक वाजपेयी और केदार जी हैं। ये ऐसे ही किसी रिसेप्शन का है, हम तीनों बातें कर रहे हैं। जी, अलग अलग पक्ष जीवन के और सर्जना के ये मित्रों। मेरी मेरी पत्नी और मैं तो बैठे हुए हैं सोफे पर, और बंसी कौल फर्श पर बैठे हुए हैं। ये भोपाल का चित्र है। और इस तरफ जो दिखाई पड़ रहे हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, भोपाल के ही। जी जी
जी, यह भी देखिए कितनी प्यारी ये तस्वीर। मेरा बहुत, ये चित्र मुझे बहुत प्रिय है। ये उस समय जाहिर है मेरी जो बेटियां छोटी थी, वर्षिता ज्योति जी की गोद में है और अंकिता सबसे पहले है। ये हमारे, जब ये लोग उस समय शायद कितने रहे होंगे, 5 बरस 2 बरस के, उस समय का है, विवाह के कोई 5 बरस बाद का चित्र। जी, और यह भी देखिए मित्रों। अर्पिता जी के साथ हूँ मैं, उनसे भी बहुत मित्रता रही। उन्होंने मेरा एक पोर्ट्रेट भी बनाया है। जी, ये देखिए जी, अशोक जी हैं, अशोक सक्सेरिया, मैं और संगीता गुंदेचा। इसमें उदयन भी है, पर उदयन का चित्र इसमें वो खड़े हुए इसलिए कट गया है, और वो भोपाल का है ये चित्र। जी, अशोक जी भोपाल आए थे, उस समय का है। जी, ये मैं सुनील, आप जानते हो बंगला के बहुत बड़े लेखक सुनील गांगुली के साथ में बिल्कुल। हूँ। चीन, ये चीन का चित्र है, चीन यात्रा का। हमको साहित्य वाह! अकादमी ने भेजा था एक प्रतिनिधिमंडल में। तो बहुत, सुनील जी से मेरी बहुत अच्छी मैत्री रही। हम लोग तो युवा दिनों से एक दूसरे को जानते थे, पर बीच में कई बरस ऐसा भी था जब हम मिले नहीं थे। पर 15 दिनों में फिर से वो सब रिन्यू हुआ, और फिर बहुत गहरी दोस्ती फिर से वैसी ही हुई। और बंगला में बोलने का, बंगला साहित्य के बारे में बात करने का बहुत आनंद उठाया है इन लोगों के साथ। जी, और देखिए अलग-अलग छवियों में कैसे इसमें मेरी चीज़ें दोनों दर्ज। बेटियां हैं, और ये भी चित्र तब का है जब बेटियां, मतलब बड़ी वाली कोई 20 के आसपास थी, छोटी वाली ऐसे ही 16-17 की रही होगी। जी, ये दिनेश ठाकुर के लिए मैंने कुछ पुस्तकें संपादित की थी, उनके अंक ग्रुप के लिए। उसका विमोचन अनुपम खेर कर रहे हैं, और बगल में मैं हूँ, दिनेश ठाकुर हैं, और राजेंद्र उपाध्याय हैं जिन्होंने हम लोगों को इसमें राजेंद्र उपाध्याय, ये कोई और है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। पर राजन जी की का याद, नाम भी ठीक ही याद आया, क्योंकि उन्होंने इन पुस्तकों का सह संपादन किया। जी, जी। वही हैं संभव, वही हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। ये मैं हूँ, शायद नवभारत टाइम्स के दफ्तर का ये चित्र भी है। मैं फोन पर बातें कर रहा हूँ। जी, इसे देखें मित्रों। ये चित्र है 2002 का, जब मुझे द्विजदेव सम्मान मिला था, और हम लोग अयोध्या गए थे। इस चित्र में अशोक वाजपेयी हैं, इसमें यतीन्द्र मिश्र के पिता विमलेंद्र मोहन प्रताप जी हैं, बगल में कुंवर नारायण जी हैं, और बीच में ये मेवाड़ के महाराणा हैं जो वहां जी, आए थे। और फिर श्रीलाल जी हैं, फिर पीछे यतीन्द्र हैं, फिर मैं हूँ, फिर लीलाधर जगूड़ी हैं। वाह! इसलिए इन चित्रों को भी देखना आवश्यक था, क्योंकि इसमें हम एक सर्जक से जुड़े विभिन्न पड़ावों को भी देखते हैं साथियों। ये जी, रंग प्रसंग के पारसी थिएटर रंग का का लोकार्पण हुआ था। तो हमने मनोहर श्याम जोशी जी से आग्रह किया था कि वो आए। याद कर लूं कि जोशी जी से बहुत कुछ मिला है। जब मैं दिनमान में लिखता था एज ए फ्रीलांसर, तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और हम घंटों साथ रहते थे, खूब बातें करते थे। बहुत कुछ जानने सीखने को इनसे मिला है। और ये बजाज भाई हैं, और इस तरफ मैं हूँ, और शुरुआत में बाईं ओर से अंकुर जी, देवेंद्र राज जी, अंकुर। जी, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सभागार का ही चित्र है, जहाँ ये लोकार्पण हुआ था। जी, ये 2009 में मैं, ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे भेजा था लंदन बुक फेयर के लिए। साहित्य अकादमी और ब्रिटिश काउंसिल ने मिलकर, उस समय का चित्र है। लंदन हम पहुंचे ही हैं, पहली शाम का ही चित्र है। जी। और हमारे साथियों को भी ये चित्र अच्छे लग रहे हैं, जाहिर सी बात है। जी, ये पृथ्वी थिएटर में है, दिनेश ठाकुर, मैं, मेरी पत्नी ज्योति, और मेरी छोटी बेटी।
हम बहुत वाह। जाते थे वहाँ। दिनेश के यहाँ बहुत जाता था मैं। अभी भी होकर आया हूँ, रहकर आया हूँ 5 दिन उस घर में, जहाँ मैं कई बार गया हूँ। 100 बार तो गया ही होऊंगा, अरे रहा वाह। होऊंगा। वाह। ये जी। तेंदुलकर जी हैं, उन पर जो पुस्तकें हम लोगों ने संपादित की थी, रंग तेंदुलकर नाम से, दिनेश ठाकुर ने साल भर केवल उन्हीं के नाटक किए थे। तो इसमें गुलजार साहब दिखाई पड़ रहे हैं, फिर सिद्दीकी जी हैं, फिर तेंदुलकर हैं, फिर गोविंद जी हैं, जो एक जमाने में वहाँ महाराष्ट्र शासन में एक बड़े अधिकारी थे और संस्कृति कर्मी थे, और संस्कृति मंत्रालय में सेक्रेटरी थे। और फिर मैं हूँ। जी। आगे बढ़ते हैं। जी। ये शबाना आजमी है, और मैं बोल रहा हूँ। ये भी पृथ्वी में दिनेश जी के किसी आयोजन का एक प्रसंग है। दिनेश ने बहुत सुंदर चीजें शुरू की थी। इन्होंने शुरू किया था कि हम रंग कर्मियों को सम्मानित करेंगे, और हर साल एक बड़ा आयोजन करते थे। तो मैं तो दिनेश के यहाँ जाता ही था। वो कोई नया प्रोडक्शन हो, वो कोई ऐसा आयोजन हो। तो प्रीता माथुर हैं दिनेश की पत्नी। अभी इनके साथ ही रहकर आया हूँ 5 दिन मुंबई में, 10 दिन पहले। और फिर सब शबाना है, फिर दिनेश जी हैं, फिर मैं हूँ। जी। तो अलग अलग शहरों और अलग अलग संदर्भों से युक्त ये चित्र हम देख रहे हैं। जी। इसमें ये मुझे चित्र बहुत प्रिय है, क्योंकि बड़े अच्छे मूड का है। ये मेरी हाँ। मैं और मेरी पत्नी। जी। बिल्कुल निश्चय ही। ये भी मुझे बहुत प्रिय चित्र है मेरा। जी। और ये ये उसी फिर अवसर के से चित्र हैं शबाना के कि साथ है। जी। जी। ये हमारे विवाह का चित्र है। ये बगल ये मुझे ये लगभग अपने मेरे जीवन में तो इसका बहुत महत्व है, क्योंकि सीताराम सक्सेरिया जी बैठे हुए हैं, जो अरे वाह। गांधीवादी थे और गांधी के बहुत निकट रहे हैं, रविन्द्रनाथ के बहुत निकट रहे हैं। अशोक सक्सेरिया मेरे प्रिय मित्र के पिता, एक परिचय उनका मेरे लिए ये भी है। और इन्होंने ही वो शिक्षायतन कॉलेज, शिक्षायतन स्कूल, कन्या शिक्षा के लिए अथक प्रयत्न किए इन्होंने मारवाड़ी समाज में। और मारवाड़ी कन्या विद्यालय पहले बनाया। फिर इनका जीवन तो अशोक जी ने, अशोक ससेरिया ने 2 पुस्तकें संपादित की हैं। एक कार्यकर्ता की डायरी नाम से, वो ज्ञानपीठ से आई थी। इनका तो जीवन अद्भुत रहा है। तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि ये मेरे विवाह में गवाह बने थे। मैं अरे वाह। रजिस्ट्रार आए थे घर में, तो जी। रजिस्ट्रार हस्ताक्षर करा रहे हैं ज्योति जी से और मुझसे, दोनों से। और इनके हस्ताक्षर भी होने हैं या हो चुके हैं, और वो देख रहे हैं। जी। निश्चय ही। वह वर्ष बतला दें, शादी का वह वर्ष। कई मित्रगण जान रहे 19 हैं। 1967, 4 अक्टूबर। अरे वाह। जी 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 जी। तो हमारे बाकी साथियों के लिए जी। ये फिर विवाह के वो जब हम लोगों ने साइन कर दिए मेरे रजिस्ट्रार के कागजों पर, तो फिर हम बाहर निकले हैं, उस समय का चित्र है। ज्योति जी कुछ ठीक कर रही हैं, और मेरे और जो ये खड़े हुए हैं, ये अशोक सक्सेरिया जी है। वो दूसरे कमरे में वाह। कुछ शायद चाय वगैरह का प्रबंध था, तो वहां चाय पी रहे हैं। जी। जी। और देखिए मित्रों, हम लोग भी कितने भाग्यशाली हैं कि इन चित्रों से गुजर रहे हैं। मैं प्रयाग जी का ये ही भी शब्दों का ज्योति उदाहरण ले रहा जी। हूँ। जी। जी। आगे बढ़ते हैं। ये जब चंद्रकांत देवताले के साथ हूँ उज्जैन में, हाँ। उनसे भी बहुत मेरी मित्रता रही। मेरी पत्नी भी गई, और उनका भी उस परिवार से बहुत अच्छा संबंध बना था। तो एक बार ही जाने से वहाँ हमारी बहुत चंद्रकांत जी मेरे जीवन में कई वर्षों तक हम लोगों का ऐसा साथ रहा, जब तक वो रहे, कि हम मिलते रहे, हम पत्र लिखते थे, हम फोन करते थे। बहुत आत्मीयता रही चंद्रकांत जी से। और इनकी बेटी से तो अभी भी, अनुप्रिया से तो बात होती है कभी कभी।
जी। आगे कुछ और चित्रों को देखें। जी। ये मंगलेश जबराल और मैं हैं, ये और राइनर लोथ्स हैं, जो उस समय, ये मेरे ख्याल में मैक्सबुलर भवन की किसी रिसेप्शन का दृश्य है। जी। ये अकबर पदमसी के साथ हूँ मैं एक चित्र वाह। प्रदर्शनी में। जी। हाँ, अब उदयन भी दिखाई पड़े, वो चित्र आ गया, मतलब हाँ। ये उदयन है, फिर मैं हूँ, फिर अशोक सिसरिया है, संगीता गुंदेचा है, और बहुत अच्छा हुआ कि निर्मला जी दिखाई पड़ी। निर्मला जी, निर्मला शर्मा जी, सिरेमिक आर्टिस्ट, तो जी। काफी जानी जाती है अपने क्षेत्र में। हमारे मित्र जितेंद्र कुमार की पत्नी, और जितेंद्र भी हमारी मित्र मंडली के, मतलब जितेंद्र उनकी मित्र मंडली में कहना चाहिए, हम मैं शामिल हुआ। अशोक सिसरिया, महेंद्र भल्ला, जितेंद्र कुमार, प्रबोध कुमार, प्रेमचंद जी के जो नाती थे प्रबोध कुमार, और फिर हम सबके मित्र बन भी बहुत गहरे मित्र थे। तो ये जितेंद्र जी की पत्नी है विमला, ये निर्मला जी। जी। जहाँ सुलभ पुस्तकालय के कार्यक्रम में एक बार आई हैं। जी। जी, और ये अशोक और मैं है, क्योंकि अशोक से तो बहुत मैत्री रही, हमने, मैत्री है। और वो अ, अभी कुछ दिन पहले भी आए थे ज्योति जी के न रहने पर, वो और रश्मि जी, और हमने साथ यात्राएं की हैं, जापान गए, भारत भवन के समय तो मैं जो उनकी कला वाली समिति थी उसका सदस्य था, तो वहां जाता ही था। और अशोक ने जब वहां शुरुआत की थी भारत भवन से पहले, तो स्वामीनाथन की प्रदर्शनी लेकर गया था, उनकी ड्राइंग्स की, और 1976 की बात होगी शायद। अशोक के साथ बहुत बहुत से काम किए हैं, बहुत साथ रहा है, वो मेरे बहुत प्रिय मित्रों में। जी। और यह भी एक और सुखद पलों को कैद करता हुआ चित्र। जी, जी, बेहद प्यारा चित्र। जी। ये भी मैं और ज्योति जी हैं। जी। ये विनोद भारद्वाज के साथ हूँ, देखे सिगरेट पी रहा हूँ। ये अंडमान हाँ। ये पोर्ट ब्लेयर का है, अंडमान निकोबार का। वहां हम लोग गए थे लीलाधर जगूड़ी के बुलावे पर, तब वो आकाशवाणी में वहां थे प्रमुख अधिकारी, और उन्होंने एक कविता पाठ रखा था। कविता कई आयोजन रखे थे, जिनमें कविता पाठ का था। काशीनाथ सिंह जी भी आए थे, और मंगलेश जी थे, नरेश सक्सेना थे, और हम लोगों ने बहुत सुंदर समय वहां बिताया था, एक सप्ताह। जी। और उसमें कुछ लेखक गण जो हैं स्नान करते कर रहे हैं, और उसका भी एक छाया चित्र बीच में किन्हीं ने शेयर किया था, संभवतः विनोद जी ने ही। जी, जी। ये मेरी दोनों बेटियां हैं और ज्योति जी हैं। वाह। जी। ये चित्र है जब मंगलेश जी को श्रीकांत वर्मा पुरस्कार मिला था, तो वीणा वर्मा जी के साथ मैं हूँ इधर, वीणा वर्मा जी हैं, और मंगलेश जी हैं। जी। यह चित्र भी देखें। ये चित्र भी भोपाल का ही है, वहाँ बंसी के घर का है। और इसमें हम सब लोग इकट्ठा हुए थे, मेरी छोटी बेटी भी है वर्षिता, और शायद हाँ प्रीता माथुर ठाकुर भी हैं। तो वहाँ भोपाल के कुछ उनके बंसी के रंगकर्मी हैं, हम सब लोग हैं। ये भी देखिए तो कितना मेरा भाग्य रहा है कि सभी विधाओं के लोगों से और गहरी मित्रता रही। अभी देखिए, मैं कह रहा था ना कि कितने निमंत्रण मिल रहे हैं। भानु भारती ने बड़े आग्रह से फोन किया कि आप सीधे हमारे यहाँ आओ, उदयपुर आओ यहाँ, और यहीं रहो कुछ दिन। वाह। जी। यह भी एक। ये बहुत सुंदर चित्र है, मुझे बहुत प्रिय चित्र है मेरा ये। हम लोग अजंता एलोरा जाते थे, 6 साल लगातार गए हैं। ज्योति जी भी साथ रहती थी।
हम एक अभिभावक की तरह जाते थे छात्र छात्राओं के, उनको कुछ बताता भी था जनता एलोरा के बारे में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ हम जाते थे। अ, उनसे भी बहुत अच्छी मैत्री हुई, युवा लोगों से। कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये पवित्र राभा हैं, और इनका बहुत नाम है। इन्होंने बौनों के साथ रंगकर्म किया है। और अरे एक बार तो जो करोड़ ये जो अमिताभ बच्चन का कार्यक्रम है, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें भी इनको विशेष रूप से बुलाया गया था उन रंगकर्मियों के साथ। और फिर देखिए मैं कितनी यात्राएं करता रहा हूँ। याद आई कि पवित्र राभा तो तब प्रथम वर्ष में था, इससे भी अच्छी मैत्री हुई। फिर जब ये चले गए स्कूल से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से, तो मुझे बुलाया बोडोलैंड, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ से अपना काम करते हैं। तो मैं बोडोलैंड गया, इनके साथ 3 दिन रहा, बहुत यात्राएं की। जी। और यह चित्र देखें। इसमें तो ये प्रतिभा देवराज हैं, स्वयं चित्रकार और प्रिंट मेकिंग में इनका बड़ा अच्छा नाम रहा है। विनोद भारद्वाज हैं, मैं हूँ, और नरेंद्र पाल सिंह हैं, चित्रकार नरेंद्र पाल सिंह। जी। इसमें मैं कुमार जी के साथ हैं हम लोग। सबसे पहले रविंद्र मिश्र संगीत समीक्षक, फिर मैं हूँ, फिर मुकेश गर्ग हैं, वो भी जाने माने संगीत समीक्षक हैं, फिर कुमार जी हैं, फिर मधुप जी हैं, मधुप मुदगल। मधुप जी से तो अभी भी मिलना होता है कभी कभी। और एक बार ऐसा संयोग बना था कि हम लोग जैसलमेर में साथ रहे थे उस दिन, 2-4 दिन। जी। और इसी के साथ यह चित्रकथा भी यहीं पर हम लोग रोकते हैं, क्योंकि कहानियां अनंत हैं, प्रसंग अनंत हैं, और समय की, ऊर्जा की और अपनी सीमाएं हैं, दूसरे काम भी है, रात भी कुछ गहरा रही है। तो बहुत ही रोचक बातचीत रही। जो बातचीत 1.5 घंटे तक होनी थी वह अमूमन 2 घंटे। 2 घंटे होने को आए। तो बहुत ही शानदार चर्चा। ये तो ये तो मैंने कुछ अन्याय कर डाला। अन्याय आपने नहीं किया, लेकिन हमने अन्याय किया कि आपको ज्यादा तकलीफ दी। हमें तो अच्छा लगा, तमाम लोगों को अच्छा लग रहा है। मित्रों, आज हमने प्रयाग शुक्ल जी को जाना, समझा, और जितना जानते थे, जितना समझते थे, उसमें कुछ इजाफा हुआ, कुछ वृद्धि हुई। और प्रयाग जी को इतने करीब से सुनते रहे, देखते रहे, उनको समझते रहे, उनके दुख, दर्द, सफलताएं, और इन सब के बीच सृजन के लिए उत्कट चाह, जो प्रयाग शुक्ल को, जिसके कारण से प्रयाग शुक्ल बनते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सृजन की उत्कट चाह हर विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वह आर्थिक स्तर पर बिल्कुल अपने अपने शुरुआती युवावस्था में ही किस तरह की दिक्कतों का सामना किया, या बाद में गृहस्थी भी कई उतार चढ़ाव देखे, कई निकट के और अपनी लोगों को खोया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, फिर वह उचित नहीं होगा। मगर तमाम रंगों के बीच, जीवन के दुख सुख के बीच, वे लिखना नहीं छोड़ते हैं, वे रचना नहीं छोड़ते हैं, और 80 के बाद कूची भी पकड़ते हैं, चित्र भी बनाते हैं, और उसे भी बहुत दूर तक ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसे फिर कुछ करके कहीं उसको ठहराव दे देते हैं, उसमें भी डूबने लगते हैं, और उसे भी जारी किए हुए। इस अवसर पर चलते चलते प्रयाग जी की ही एक कविता माथा, यह सुनते हैं, क्योंकि हम इनको क्लोजअप में अभी देख भी रहे हैं 2 घंटों से। और यह कविता भी जिस तरह से अपने अंत को प्राप्त होती है, दरअसल वहीं से कवि की शुरुआत होती है। अधिकांश कविताओं के अंत में कवि बोल रहा होता है। जहां कविता अंत हो रही होती है, वहां से कवि प्रारंभ कर रहा होता है, वहां से कुछ और दिशा की ओर बढ़ रहा होता है। ऐसे ही एक कविता है माथा, सुनिए। हमारे समय का यह एक सुकुमार कवि, अगर हम पंत जी की बात कहें तो यह भी गलत नहीं होगा। लेकिन हर कवि में, चाहे वे पंत जी हों, चाहे प्रयाग जी हों, प्रकृति प्रेम, फूल, वनस्पति, पक्षी, धरती, नदी, समुद्र, इन सब के बीच
जीवन की भी तमाम चुनौतियां आती हैं, इनके यहां भी आई हैं। तो यह सुन लीजिए, माथा। किसी ने पढ़ी भाग्य रेखाएं, किसी ने पढ़ी भाग्य रेखाएं, किसी ने कहा चौड़ा है माथा। आप प्रयाग जी को देख भी सकते हैं। किसी ने पढ़ी भाग्य रेखाएं, किसी ने कहा चौड़ा है माथा, किसी ने कहा सुंदर है चेहरा, माथे की वजह से चुंबन पड़े माथे पर, चुंबन पड़े माथे पर। मां ने, पत्नी ने, बेटी ने, संबंध देखिए, मां ने, पत्नी ने, बेटी ने सहलाया दबाया माथा, कई बार पट्टियां रखी ठंडी बुखार में। और अब देखिए, जिसकी जिसकी ओर मैंने इशारा किया था, कविता का अंत देखिए। पर किसी ने साधा निशाना माथे पर किसी ने साधा निशाना माथे पर, फिर भी उठ खड़ा हुआ बार बार माथा, फिर भी उठ फिर भी उठ खड़ा हुआ बार बार माथा। ये बार बार उठने वाला कवि है, ये बार बार उठने वाले रचनाकार है। यह एकाग्र अधूरा, यह कड़ी अधूरी, सब कुछ अधूरा, मगर यह सब करते हुए इन 24 कड़ियों में और इतने घंटों के बीच रहते हुए जो आनंद आया, वही हासिल है, वही सुख है, वही बहुत आनंद आया मुझे भी। रचना। जी, शुक्रिया प्रयाग सर। नमस्कार। सभी मित्रों का आभार। नमस्कार जी, जो आप लोग इतनी देर तक इतने धैर्य से जी, सुनते रहे इस कड़ी को, और इस एकाग्र की सभी 24 कड़ियों को। सभी मैं लोगों भी को कृतज्ञ नमस्कार, हूँ। अभिनंदन, शुभ रात्रि।